बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 24/9 में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमन हाशिम। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूजर मौज़ा। आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग। सीमन आपको गुड मॉर्निंग और साथ साथ हम आप सबको मुबारकबाद भी हो कि 24 न्यूज़ की नशियात जो हैं वो अब बहाल हो चुकी हैं। लाहौर हाईकोर्ट का गुज़िश्ता रोज़ का फैसला आया था, जिसके बाद मुझे अब यकीन है कि इस तरह से दोबारा से उम्मीद करते हैं कि पैमरा इस तरह से ना करेगा। बिल्कुल, लेकिन आई एम श्योर आपने मिस तो किया होगा हमें। मुझे कल सोशल मीडिया पे जिस कदर रिस्पॉन्स आ रहा था, क्योंकि हम लोग लाइव थे सोशल मीडिया पर और लोग बहुत ज़्यादा उस पर कमेंट्स भी कर रहे थे। एंड सबसे ज़्यादा अच्छी बात मुझे ये लगी कि बहुत से लोग ये कह रहे थे दैट वी स्टैंड विद यू। सो थैंक यू सो मच एवरीवन जिसने हमें सपोर्ट किया। हर वो शख्स जो हमसे प्यार करता है, हमें देखना चाहता है, हमारी बातें सुनना चाहता है, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम अपना ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रखेंगे और कभी भी आपको ना तो बोर होने देंगे, ना ही खबरों से आउट रखेंगे। तो वही बात है कि आवाम का पसंदीदा चैनल अब वापस आए। और इसके साथ साथ ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो हक और सच की आवाज़ है वो हमेशा इसी तरह से चलनी चाहिए। और जिस तरह से तमाम पार्टीज़ ने, अपोजिशन पार्टी ने खुसूसी और इत्तेहादी पार्टीज़ ने जिस तरह से हमारा साथ दिया, फिर तमाम मीडिया मालिकान और इसके साथ साथ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जो थी उन्होंने जिस तरह साथ दिया, क्योंकि यही है इज़हार यकजहती का तरीका कि आप साथ दें सच का, चाहे आगे कोई भी हो सामने, उसका आपने नहीं सोचना, लेकिन आपने जब सच के साथ खड़े होंगे तो इंशाल्लाह जीत सच की होगी। चले इसी के साथ हम टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज के हमारे प्रोग्राम का रनडाउन क्या होगा। 24 न्यूज़, बाखबर 24 घंटे। एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। 24 न्यूज़ की नशरियात एक बार फिर से बहाल हो चुकी है। अवाम का पसंदीदा चैनल बहाल, हर तरफ खुशी की लहर। 24 न्यूज़ का कौम से अहद, अपने असूलों पर कभी समझौता नहीं करेंगे, हमेशा की तरह आवाम की आवाज बने रहेंगे। हम हुक्मरानों की कोताहियां और गलतियां बताते रहेंगे, किसी सूरत भी अपने असूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। तमाम सियासी जमातों को 24 न्यूज़ से भरपूर इज़हार यकजहती। चैनल की बंदिश के खिलाफ कौमी असम्बली, सीनेट और पंजाब असम्बली में करारदादें जमा करवाई गईं। वज़ीर आला सिंध और MKM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी 24 न्यूज़ के हक़ में वज़ीर आज़म के नाम खत लिखा। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ आमने सामने। अली जैदी ने सिंध हुकूमत की जारी करदा अजीज उज़ैर बलूच की JIT रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। बोले सूबाई हुकूमत ने असली JITs जारी नहीं की। मुर्तज़ा वहाब ने वफाकी वजीर को खरी खरी सुना दी। कहा अली जैदी साहब ने बड़े बड़े दावे किए, लेकिन खोदा पहाड़ निकला चूहा। आवाम पर एक और महंगाई का बम गिरने को है तैयार। पेट्रोल के बाद बिजली 14% महंगी और सब्सिडी खत्म करने का प्रपोजल तैयार हो चुका है। इंसानियत के लिए अपनी जिंदगी वक्फ करने वाले मशहूर समाजी कारकुन अब्दुल सत्तार ईदी को आज हमसे बिछड़े 4 बरस बीत गए। ऑस्ट्रेलिया में जिंदगियां फिर थम गईं। मेलबर्न और मिचलशेयर में मुकम्मल लॉकडाउन। आज बुरहान वानी शहीद के चौथे यौम शहादत के मौके पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में आज के दिन को यौम तजदीद अहद के तौर पर मनाया जा रहा है। वेलकम जी। और जैसे कि हम सबसे पहले तो बात करेंगे 24 न्यूज़ की नशरियात की बहाली की। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ा फ़ैसला हुआ, जिसके बाद अब हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से नशरियात बहाल ही रहेंगी और जो हम कोशिश करते हैं हक़ और सच की आवाज़ आप तक पहुँचाने की, इसी तरह जारी रहेगी। बिल्कुल इसी तरह जारी और सारी रखेंगे। और फिर जहाँ तमाम सियासी जमातों ने, तमाम सिविल सोसाइटी ने, तमाम हलकों ने 24 न्यूज़ का साथ दिया, हम उनके मशकूर हैं, शुक्रगुजार भी हैं। और कल से ही मुसलसल हम ये चीज़ भी हाईलाइट कर रहे हैं कि चैनल बहाल होने के बाद किस कदर खुशी मनाई जा रही है, वो चाहे ताजिर कम्युनिटी है, वो चाहे सियासी गैदरिंग्स है, सियासी कारकुन है। और हाई कोर्ट ने बड़ा तारीखी फैसला सुनाया और उसके बाद अब डे टू डे हियरिंग जो है वो होगी, जिसमें कल जो है उन्होंने नोटिफिकेशन मुअत्तल किया, जिसका मतलब उन्होंने चैनल की नशरियात बहाल करने के अहकामात जारी किए और साथ ही साथ मौक़िफ़
भी जाना सुना, सब कुछ हुआ, रिमार्क्स भी जारी किए गए और उसके बाद अबूज़र उन्होंने ये भी कहा कि आज जो है वो बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्ट्स जो हैं वो भी सबमिट कराई जाए। इसके साथ साथ जैसे कि पीर के रोज़ जिस तरह से एहतजाज किया गया भरपूर, हमारे 24 न्यूज़ के तमाम कारकुनान की तरफ से, ये भी एक काबिल तारीफ बात थी क्योंकि तब सब इकट्ठे थे। और इसके साथ मैं फिर बात करूँगा उन्हीं लोगों की जिन्होंने हमारा साथ दिया इस कोशिश में। उसमें सबसे पहले जो कायदीन हैं काफरी के, उनकी बात करेंगे, चौधरी शुजात हुसैन साहब की जिन्होंने ख़त लिखा वज़ीर-ए-आज़म को। उसके बाद हम बात करेंगे तमाम इत्तेहादी पार्टीज़ की, फिर MQM की, और जिन्होंने कराची से हमारे लिए आवाज़ उठाई, फिर पीपल्स पार्टी ने हमारे लिए आवाज़ उठाई, और तमाम पार्टीज़, नून लीग की जानिब से भी भरपूर आवाज़ उठाई गई। इसके अलावा जो सहाफ़ी तंजीमें थी उन्होंने भरपूर हमारा साथ दिया, जिसके बाद ये आवाज़ जो थी, सच की आवाज़, मज़ीद ऊपर गई। और फिर हक़ और सच की आवाज़ जो है वो हमेशा ऐसी होता है कि दबी नहीं जाती, बिल्कुल दबी नहीं रहती है। और आज के दिन मैं, अबूज़र, मेरी पूरी टीम, मेरे पूरे इदारे से जुड़े लोग ये अहद करते हैं कि हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, हक और सच की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, आवाम का मौक़िफ़ बयान करते रहेंगे। हुक्मरान गलतियाँ और कोताहियाँ करें और हम चुप बैठें, ऐसा होगा नहीं। हमेशा आवाम की बात की जाएगी, आवाम की भलाई के लिए बात की जाएगी। वो तमाम तर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाएंगे जो हम ये समझते हैं कि एक तो अवेयरनेस का रोल प्ले कर सकते हैं और दूसरा ऑथेंटिक हैं। ऑथेंटिसिटी और क्रेडिबिलिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। आप जितनी मर्जी कैंपेन्स चला लें सोशल मीडिया पर, जितने मर्जी टैग्स लगवा लें, लेकिन हर चीज़ का सबूत, हर चीज़ की जिसे कहते हैं ऑथेंटिसिटी हमारे पास मौजूद होती है। हाँ, अगर गलती हो जाए और उसको तस्लीम कर लिया जाए तो ये बड़ापन होता है, ये होती है आपकी क्रेडिबिलिटी कि आप अपने नाजरीन को, अपनी आवाम को ना तो नाराज कर रहे हैं ना गुमराह कर रहे हैं। अगर गलती हो गई तो उसकी तलाफी भी कर रहे हैं और मुआफ़ी भी मांग रहे हैं। तो इसमें मुझे लगता है आप और बढ़कर और बड़े होकर सामने। बिल्कुल। और इसके साथ साथ एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर आपको लगता है कि लाइसेंस में कोई इशू है, कुछ टेक्निकल इशूज़ आ रहे हैं, तो वो सिर्फ 24 न्यूज़ के ही नहीं थे। तो जब आपने 9 से 10 चैनल ऐसे हैं जिनके यही मामलात हैं, यही मसाइल थे, तो जब आप एक चैनल को टारगेट करते हैं और एक चैनल के साथ ऐसे करते हैं तो ऑब्वियसली वो फिर टारगेटेड हो जाता है। उसके पीछे वजूहात और आ जाती हैं कि आपको शायद हमारी जो खबर है वो पसंद नहीं है, या आपके अगर तनकीद है आपके ऊपर की जाती है हुकूमत की तो वो पसंद नहीं है, तो फिर ये बात ज़्यादा उभर कर सामने आती है। अगर आप अक्रॉस द बोर्ड ही फैसला करें, सबको इकट्ठा सामने रख कर बात करें, तो फिर मेरे ख्याल में ज़्यादा मौक़िफ़ भी सामने आएगा और सच भी तभी सामने आएगा जब आप सबके साथ ऐसा करेंगे। अगर आप पिक एंड चूज़ करेंगे, अगर आप अपनी मर्ज़ी का ट्रायल करने की कोशिश करेंगे, मर्ज़ी की डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे, तो फिर ऑब्वियसली वो स्टैंड नहीं करती हैं और इसी तरह फिर कोर्ट से जो है वो इंसाफ की तवक्को की जाती है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें और ऐसा ही हो रहा है। अबूज़र, अब पैमरा ने ऐसा लग रहा है कि ज़ाती इंतकामी कार्रवाइयाँ जो हैं वो शुरू कर दी हैं। और अब एक तो लाइसेंस मुअत्तल किया था जिसको हाईकोर्ट ने बहाल कर दिया, फिर होचे अटकंडे अपनाए जा रहे हैं, 9 मुख्तलिफ दरख्वास्तें एक ही रोज़ समात के लिए रख दी। मतलब मुख्तलिफ तरीक़ों से अब तंग किया जाएगा। तो ये मुश्किल वक्त हमारे लिए ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन वी विल फाइट टुगेदर एंड इंशाल्लाह वी विल गेट ओवर इट इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कल अपडेट्स थी पॉलिटिकली अगर बात की जाए, वो ये थी कि 2012 में जो बल्दिया फैक्ट्री में हमला हुआ, उसके बाद आग लगा दी गई। 200-250 से ज़ायद यानी कि 258 उसमें जो मजदूर थे उनको जिंदा जला दिया गया। उसके बाद सिमिलरली मामला आया, फिर उज़ैर बलोच का मामला था कि उन्होंने भी बहुत से कब्जे किए, फिर कत्ल किए, उसके पीछे कौन था। तो अब जब JIT की रिपोर्ट शाया की गई सूबाई हुकूमत की जानिब से, क्योंकि होम डिपार्टमेंट उसको बनाता है, तो जब सूबाई हुकूमत ने वो रिपोर्ट तैयार की, उसके काउंटर में वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी और शिबली फराज साहब ने एक और रिपोर्ट जारी कर दी। उन्होंने कहा कि नहीं, जो पीपल्स पार्टी ने जारी की रिपोर्ट वो जाली नहीं है, वो उसमें एडिटेड है, वो एडिटेड है, वो जाली है, और हम जो रिपोर्ट दे रहे हैं वो असल है। तो ये मामला जो है काफ़ी अब इस वक्त ज़ेर बहस आ चुका है। अच्छा, कल मैं ये भी देख रही थी कि एक निजी TV में इंटरव्यू देते हुए वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने जब पूछा उनसे कि आपके पास ये रिपोर्ट कहाँ से आई, तो उन्होंने जो मामला बयान किया, उन्होंने कहा मैं अपनी अहलिया और बच्चों को छोड़कर आ रहा था वापस, और जब मैं घर आया तो चौकीदार जो है वो उसने मुझे वो लिफाफा पकड़ाया। तो ये स्टोरी जो है वो 2017 की उन्होंने बयान की, और अब जबकि रिपोर्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जारी की है तो उसको आपने अक्सर मुस्तरद कर दिया। ऑब्वियसली अगर आई थी तो पहले आप बता देते, लेकिन एनीवेज ये सारे मामला हैं जो कल हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस, पहले आपको दिखाते हैं और उसमें कहा क्या गया, क्योंकि उधर से सारी बात शुरू हुई, काउंटर आर्गूमेंट्स भी वहीं से शुरू हुए। तो पहले आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ जो है क्लिप्स देखें। जस्टिस साहब, 184(3) के तहत आज आप सुओ मोटो लें इसके ऊपर। अगर कोई नहीं करेगा जाके पिटिशन, मैं जो भी मेरी हैसियत है अपने तौर पे भी जाके एक पिटिशन जमा करा दूंगा सुप्रीम कोर्ट में 184(3) पे के सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो एक्शन इस पे ले। ये 6 नाम लिखे हुए, 4 आदमी ने साइन किया हुआ, और जो रिलीज करी रिपोर्ट इन्होंने
उसमें जो फ्रेंड्स हैं, उस फ्रेंड्स में नाम ही शुरू होते हैं तो वो शुरू के 6 निकाले हुए हैं। दिस गोरी एक्ट ऑफ बल्दिया फैक्ट्री इज अ ग्लेरिंग एग्जांपल ऑफ पुलिस इनएफिशिएंसी। अली जैदी साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कहा, फिर उस पर जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और सिंध की तरफ से जो तर्जुमान है मुर्तज़ा वहाब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि ये जो बातें कर रहे हैं ये सिर्फ बड़े बड़े और खोखले दावे हैं, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। ये मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा। मजीद उन्होंने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। बड़े बड़े ऐलानात किए, जिस तरह उनकी सियासी जमात उनके लीडर भी करते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। अली जैदी साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे उन्होंने कहा, खुदा की कसम ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये JIT रिपोर्ट कह रही है। और मैंने पिछले हफ्ते अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चैलेंज किया था अली जैदी साहब को कि JIT रिपोर्ट सिंध हुकूमत पब्लिक करने जा रही है, उन JIT रिपोर्ट्स में कहीं पर भी आपके लगाए गए जो इल्जामात हैं उनका जिक्र नहीं है। ये आपकी दिमागी इख्तिरात हो सकती है, लेकिन JIT ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में इन इल्जामात का कोई जिक्र नहीं है। और आज अली जैदी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को खुद एतराफ कर लिया कि उनके पास कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है। और मैं समझता हूँ वो रिपोर्ट्स इस बात की विंडिकेशन है कि अली जैदी साहब गलत बयानी कर रहे हैं, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पर झूठ बोला है। मैं समझता हूँ वो तमाम बातें साबित हो जाती हैं। तो मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा है कि ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं था। ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अगर वफाकी वजीर जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि JIT रिपोर्ट असल तो हमारे पास है और वो अगर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है कौन सा, वो किसके पास है। वो शमीरा फारूकी साहिबा ने कहा है कि वो हमारे पास है। नसीम ज़हरा एट 8 के प्रोग्राम में उन्होंने गुफ्तगू की, आपको दिखाते हैं। पार्टी का मौक़िफ़ इस पे है। और दूसरा वो जो कह रहे हैं कि जो उनका हल्फी बयान है उज़ैर बलोच का, उससे जो लिंकेजेस पैदा होते हैं पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के साथ, उस पर क्या मौक़िफ़ है आपका? बिकॉज दोज आर वेरी डैमनिंग। नसीम साहिबा, देखिए हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल साफ है और वो ये है कि हमारे पास जो JIT की रिपोर्ट है, और मैं इसको वाज़े कर दूँ कि 1, 2 या 3 JIT रिपोर्ट्स नहीं है, एक JIT रिपोर्ट है जो होम डिपार्टमेंट सिंध ने 2016 में बनाई थी। एंड आई थिंक अगर मैं इसकी तारीख मुझे याद हो तो 15 फरवरी 2016 ऐसा ये दिन था। और उसकी रिपोर्ट मेरा ख्याल है कोई अप्रैल के अंदर आ गई थी। ये वही रिपोर्ट है जो 6 कमेटी मेंबर्स ने साइन की है, दस्तखत शुदा है। ये वही रिपोर्ट है जो सिंध हाई कोर्ट में जमा की गई। ये वही रिपोर्ट है जो अब हुकूमत सिंध की होम डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे अपलोड की गई है। अली जैदी साहब क्या दिखा रहे हैं, कहाँ से लाए, ये उनको बेहतर पता होगा क्योंकि उनका वर्जन है। और हम इस पे ये कहते हैं कि जी ये गलत वर्जन है क्योंकि अनसाइंड रिपोर्ट नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता कि 4 लोग साइन करें 2 नहीं करें। हमारे पास तो 6 के 6 ने साइन किया। ये तो देखे ना, बड़ा आसान काम है। वो 4 लोगों को भी बुला लें, वो 2 लोगों को भी बुला लें, पूछ लें उनसे। अली जैदी साहब ने जो कहा कि ये रिपोर्ट आई कहाँ से वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन फ़िलहाल चूँकि हम बात कर रहे हैं इस रिपोर्ट की, और इस रिपोर्ट में एक और पीपल्स पार्टी के रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली अब्दुल कादिर पटेल का नाम जो है वो लिया जा रहा है। उन पर भी इल्ज़ामात हैं और उनका नाम भी मुख्तलिफ मामलात में यूज़ हुआ है। तो उनका इस हवाले से क्या कहना था? कल रात दस्तक प्रोग्राम में रेहान तारिक के साथ वो मौजूद थे और ख़ास तौर पर कब्जा ग्रुप के हवाले से उन्होंने इसका जवाब दिया। उन्होंने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। करना, उसको सामने लेके आना यकीनन हुकूमत का इस्तेहकाक है। हुकूमत की सरपरस्ती में JIT कॉन्स्टिट्यूट होती है, हुकूमत पब्लिक करती है। JIT तो कोई आज तो नहीं बनी है, तो उसी वक्त बनी है जब वो गिरफ्तार हुए और उनकी JIT बनी। ठीक है, गिरफ्तार कब हुए, कहां से हुए, फिर पेश हुए, फिर उनकी JIT बनी, जो वाट एवर। लेकिन जो भी JIT होती है वो एक ही होती है, वो एक ही सबमिट होती है और हर जगह वो एक ही सबमिट हुई है। और उसी में जो मुकदमात है वो ज़ेर समात है कोर्टों में। और जो अली जैदी साहब के हाथ में है वो अब उनकी ख्वाहिश के मुताबिक 4 साइन वाली, 6 साइन वाली, और कुछ उनको उसमें और भी डालना है कि ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। तो हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि यार ख्वाहिश पे दम निकले। मैं फिर कहूँगा कि मेरे भाई ये इस वक्त एक बेकार का 5-6 साल पुराना जो कि मुसलसल चल ही रहा था कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत। नहीं पटेल साहब, आप बताएं ना कि ये JIT फोर्ज्ड है या इनकम्प्लीट है? जैसे सरदार नबील गबोल साहब कह रहे हैं कि इसमें कुछ चीजें मिसिंग हैं, मिसिंग लिंक्स हैं, इनकम्प्लीट है। तो आप बताएं कि क्या वाकई फोर्ज्ड है या इनकम्प्लीट है? सर इनकम्प्लीट चीज होती तो वो जमा कैसे होती, वो सबमिट कैसे होती? चीज कंप्लीट होकर ही सबमिट होती है। तो अकल की बात है, जिस इंसान में थोड़ी भी अकल होगी वो समझेगा चीज कंप्लीट है तो ही सबमिट होगी, तभी वो साइन करेंगे सारे लोग।
जी अब्दुल कादिर पटेल साहब की गुफ्तगू मुलाहिजा की। मैं वैसे अभी सोच रही थी अबूजर के होम डिपार्टमेंट की तरफ से और होम डिपार्टमेंट की वेबसाइट के ऊपर भी एक रिपोर्ट शाया की गई और फिर एक विफाकी वजीर उसको क्वेश्चन कर देते हैं और वो कहते हैं जी ये असल रिपोर्ट तो हमारे पास है। और वो सिर्फ अकेले नहीं थे, उनके साथ शिबली फराज साहब भी साथ बैठे थे, उन्होंने भी बैठ के बात की है। और ये सारा मामला है क्या अली जैदी साहब ने 11th आवर में बात की है वसीम बदामी के प्रोग्राम में, उनसे उन्होंने कहा क्या कि किस तरह से उनके पास ये रिपोर्ट आई, आपको दिखाते हैं। ज़बरदस्त एक इंकशाफ किया है अली जैदी साहब ने और कैसे बात है कि 2017 में इनके पास ये आ गई थी और अब 3 साल बाद इन्होंने उसको मंजर आम पर लाए हैं। पहले वो इंतजार कर रहे थे कि पार्टी की हुकूमत पहले लेके आए। सम सॉर्ट ऑफ गेम लाइक ब्लफ पकड़ना चाह रहे थे वो, और उन्होंने देखे एंड टाइम पे जब होम डिपार्टमेंट ने सिंध में ये रिपोर्ट शाया की तो वो ऐसे लेकर आए। ये मेरे पास 2017 से ये, लेकिन अब मुझे ये लगता है जो बात उन्होंने सबसे एंड पे कही ना, और उन्होंने वसीम बदामी साहब को भी कही, और जो नोट उसके ऊपर लिखा हुआ था बेस्ट ऑफ लक, वो एक्चुअली शायद इनको ज़रूरत भी है कि अब ये प्रूव करना पड़ेगा कि एक्चुअली रिपोर्ट इनकी कौन सी है और क्या ऑथेंटिसिटी है उस रिपोर्ट की, और असल रिपोर्ट जो एक्चुअली होम डिपार्टमेंट ने जारी की है उसके ऊपर अगर ये क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं तो कुछ सॉलिड बैकग्राउंड तो होना चाहिए। हो जाएगा तो वो तो पता लग जाता है फोरेंसिक से, जब ये मालूम हो जाएगा कि ये रिपोर्ट इनकी सही वाली है, ये होम डिपार्टमेंट ने जो जारी की है वो ठीक वाली है, एडिटेड है या नहीं है, ये सब कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन जब तक ये सामने नहीं आएगा तब तक आपको ऐसे बयान सुनने को मिलेंगे, कब कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है कि हमारे पास कोई गार्ड दे गया, कोई बाहर से अननोन बंदा दे गया, इंटरेस्टिंग होती जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि फोरेंसिक जल्द से जल्द हो जाए ताकि ये सारी जो बातें हैं ना इन खत्म हो जाएं। और सबसे पहले ये हम चाहेंगे कि ये सबसे मामला हल हो जाए जल्दी से जल्दी, क्योंकि लोगों को इंसाफ चाहिए, लोगों को मुल्जिमान का नाम चाहिए, ये नहीं चाहिए कि किसके पास रिपोर्ट पहले आई और किसके पास बाद में आई। तो अब उधर ऐसे कर लेते हैं 3, 2, 1 हमारी तरफ से सबको बेस्ट ऑफ लक एंड लेट्स सी हाउ इट टर्न्स। सो अभी हम एक ब्रेक की तरफ जाना है, एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। उम्मीद करते हैं कि जो भी डिसीजन हुकूमत लेने जा रही है अनकरीब वो इम्प्लीमेंट उस पर नहीं होगा, और वो डिसीजन ये है कि पेट्रोल के बाद अब बिजली भी 14% महंगी होगी और सब्सिडी जो दी जाती थी 300 यूनिट तक वो ख़त्म कर दी जाएगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि IMF की ये शराइत हैं और अगर ये ना पूरी की तो फिर कर्ज नहीं मिलेगा। बिल्कुल कर्जा नहीं मिलेगा, कर्जा अदा नहीं कर सकेंगे। लेकिन अब उधर क्या हुआ उन वादों और दावों का जो हमने जो इस हुकूमत ने आवाम से किए थे। IMF की आपने जिक्र किया, $450 मिलियन की तीसरी किस्त की राह हमवार हो सकेगी अगर ये बिजली महंगी हो जाती है। लेकिन अगर ये बिजली महंगी हो गई तो क्या गरीब आदमी अफोर्ड कर सकेगा? 300 यूनिट तक की सब्सिडी जो आप देते थे और लोग काउंट कर करके अपने मीटर पर 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते थे, अब आप वो 50 यूनिट तक ले गए हैं। ये मजाक हो रहा है इस आवाम के साथ? मुझे सिर्फ ये बता दे कहाँ इस्तेमाल होते हैं 50 यूनिट? अगर कोई मुसलसल पंखा भी चलाता रहे पूरा महीना तो 50 यूनिट से ऊपर हो जाता है। ये कैलकुलेशंस तो आम आदमी को भी पता है। 1 मीटर के लिए ही सब्सिडी होगी अब इसके बाद अगर ये हो जाता है। आई थिंक इट्स टू मच। ना हो, उम्मीद ये करते हैं क्योंकि प्रपोजल है और शायद कोई इसमें अपडेट हो जाए और फिर इसके ऊपर थोड़ा सा चेंज आ जाए हुकूमत के हवाले से। लेकिन ये प्रपोजल भी बड़ा खतरनाक है। आप देखें, मतलब हमें वो टाइम भी याद है जब इमरान खान साहब ने बिल जलाए थे और उस वक्त बिजली के यूनिट की प्राइस क्या थी और आज बिजली के यूनिट की प्राइस क्या है, लेकिन आवाम फिर भी गुजारा भी कर रही है और लेकर भी चल रही है। लेकिन अगर इससे भी ज्यादा बढ़ गया, पहले ही लोग बेरोजगार हैं, पहले ही मईशत का बुरा हाल है, लोग तो पागल हो जाएंगे। मतलब अफोर्डेबिलिटी तो मतलब मैं सोच के एकदम परेशान हो गई कि बिजली के बिल अगर ज्यादा आना शुरू हो गए तो पूरे के पूरे घर का बजट डिस्टर्ब होगा। नहीं इफेक्ट होगा, इसका बिजनेस पे बहुत बड़ा इफेक्ट होगा, क्योंकि देखें पेट्रोल जब प्राइस महंगी होती है तो उसका इफेक्ट क्या होता है, इन्फ्लेशन होती है, महंगाई पूरे पाकिस्तान में फैल जाती है। इसी तरह जब आप बिजली महंगी करेंगे तो वो सिर्फ बिजली महंगी का बिल महंगा नहीं होगा, उससे जो जुड़ी इंडस्ट्री है वो अपनी कॉस्ट बढ़ा देगी, उससे आवाम तक मजीद जो है बोझ पड़ेगा। तो ये एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा, उम्मीद करते हैं ऐसा ना हो। इस पर बात करते हैं, डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उनसे बात करते हैं कि इसके क्या आफ्टर इफेक्ट हो सकते हैं और क्या और हल है बिजली ना महंगा करने का, क्योंकि IMF ने कुछ शराइत भी लागू कर रखी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जनाब वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम देख रहे हैं कि प्रपोजल है कि बिजली जो है वो 14% महंगी की जाएगी और सब्सिडी भी ख़त्म कर दी जाएगी। IMF की शराइत हैं ये, कैसा किया जाए, क्या कहेंगे आप इस पर? क्या कोई और ऑप्शन है और अगर ऐसा हो गया तो फिर उसके क्या असरात होंगे? देखिए, आपने बहुत ही अहम नुकात उठाए हैं। मैं पहले एक बुनियादी बात बता दूं, जो हमारा ये तवानाई का सेक्टर है, इससे कौमी ख़जाने को 800 अरब रुपया साल का नुकसान हो रहा है मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, जिसमें करप्शन भी है, लाइन लॉसेस भी हैं, जो है उसके बाद ट्रांसमिशन लॉसेस भी हैं, भी। तो क्या सवाल, बुनियादी सवाल
क्या ये रेट बढ़ाने से ये मसाइल कम हो जाएंगे? जवाब है नहीं। अगर हम नहीं बढ़ाते तब भी मसाइल बरकरार रहेंगे, और अगर बढ़ाते हैं तो जैसे आपने कहा महंगाई भी बढ़ेगी, सनतों की पैदावारी लागत भी बढ़ेगी, बरामदात में भी कमी होगी, शरह नमू भी सुस्त होगी, और उससे बेरोजगारी भी बढ़ेगी। ये हम एक बीच में फंस गए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि 2009 से IMF का ये दबाव है और हम नर्ख बढ़ाते रहे हैं, मगर IMF खुद भी ये कहता रहा है कि जब तक आप इस्लाहात नहीं करते। हमारा मसला क्या है मैं आपको बता दूं। 103 अरब रुपए का हमारा सर्कुलर डेट था 2009 में, और हमने वायदा किया था कि 2009 तक इसको खत्म कर देंगे। आज 2200 अरब रुपया है। जी। और मैं जो आपको मुझे परेशानी है, जो आपने अभी परेशानी का इजहार किया, हुकूमत ने IMF के साथ ये मामला तय किए हैं कि 2029 तक ये खत्म होगा। तो ये तो 2029 तक तो खैर खत्म नहीं होगा, मगर इसका मतलब ये हमारे तवानाई के मसले, हमारे बिजली के बिलों के मसले, हमारी महंगाई के मसले कम से कम 2029 तक तो रहेंगे ही, और जाहिर है कि उसके बाद भी रहेंगे। तो ये हम तमाशा क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे यह करना चाह रहा हूँ, 800 अरब रुपया का नुकसान है। क्या जो लाइन लॉसेज है उसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं? उसके बाद ट्रांसमिशन के जो लॉसेज हैं उसके लिए नहीं हम कर रहे हैं? और सबसे बड़ा जो मसला है मैं आपको बता दूं, जिस पे पाकिस्तान में डिस्कशन नहीं हो रहा, वो ये होता है कि हमारी बिजली बड़ी हद तक पैदा होती है तेल से। जब आप तेल इंपोर्ट करते हैं, मैं आपको बताऊं 68 में, 2008 में अगर आपने तेल इंपोर्ट किया तो उस वक्त 68 रुपए का डॉलर था, तो 100 मिलियन का अगर आपने किया तो 6800 रुपए में पड़ा आपको। आज वो 16800 में पड़ रहा है, क्योंकि आप रुपए गिरा रहे हैं। उस वक्त जब आप 100 मिलियन का वो लेते थे तो उस वक्त हम 6800 पे टैक्स लेते थे। अब जो ये GST आप ले रहे हैं वो आप ले रहे हैं 16800 पर, यानी जैसे जैसे रुपया गिरता है आपका टैक्स बढ़ जाता है। आप फी लीटर टैक्स क्यों नहीं लगाते? तो जब पेट्रोल के नर्ख आप बेतहाशा बढ़ाएंगे टैक्सों की चोरी रोकने के लिए, तो फिर यही मसले रहेंगे, सर्कुलर डेट बढ़ता रहेगा, बिल आप बढ़ते चले जाएंगे, बरामदात गिरती चली जाएगी। तो बात है। अब आप देखिए कि टैक्सेशन के सिस्टम का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, एक तो डायरेक्ट टैक्सेशन है, फिर इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। बिजली के बिल में ही डिवीजन देख लें, एक बड़ा पोर्शन आपके बिल की अमाउंट का टैक्स के जुमरे में जा रहा होता है। अब वो टैक्स हम पेट्रोल के ऊपर भी दे रहे हैं, वो हम बिजली के बिलों में भी दे रहे हैं, वो हम मुख्तलिफ चीजों की सूरत में भी दे रहे हैं। गरीब आवाम तो पिसते चले जाएंगे। क्या आपको लग रहा है ये जो प्रपोजल है गवर्नमेंट इसको रिजेक्ट करेगी? और वाकई में 14% जो कि करीबन 2 रुपए के अराउंड बनता है ऑफ पीक आवर्स में, और अगर पीक आवर्स की बात करें तो 3 रुपए के अराउंड बनता है। वी वोंट गो इन द एग्जैक्ट कैलकुलेशंस, बट क्या आपको लगता है कि इसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन होगा? देखिए, मैं आपसे अर्ज कर दूं, आपने बात बिल्कुल सही कही है, लेकिन ये इम्प्लीमेंटेशन का तो सवाल इसलिए मसला ये है कि ये खुद चाहते हैं कि बढ़ाएं ना, ये तो बहाना खुद तलाश कर रहे हैं। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मसला हमारा यही है जो मैंने आपसे अर्ज किया, जो आपने बताया। खाली महंगाई का मसला नहीं है, आपकी मईशत सुस्त हो जाएगी, आपकी बरामदात सुस्त हो जाएंगी, आवाम की तकालीफ तो अपनी जगह है। मैं ये कह रहा हूँ कि सर्कुलर डेट आपका बढ़ रहा है, इस्लाहात आप करने के लिए तैयार नहीं है। बजट में मैं आपको बता दूं, इन्होंने वो रख लिया था, पेट्रोलियम लेवी के मद में 450 अरब रुपए रखे गए इस साल में, जबकि जो पिछले साल से 73% ज्यादा है। अगर आप चंद साल पहले चले जाए तो 60 रुपए आया करता था उस पर, अब आपने 450 कर दिया। GST आपने 17% कर दिया, जो 0.3% भी था, 5% भी था 2019 में। तो आप असली पेट्रोल के नर्ख बढ़ा के बिजली के नर्ख बढ़ाने की रात तमवार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप टैक्सों की चोरी रोकना नहीं चाहते, क्योंकि आप जो है ताकतवर तबकों को बरात देते चले जाना चाहते हैं। तो आपने जिक्र किया कि ऑब्वियसली बहुत मसाइल हैं हमारे यहाँ पर। शाहिद साहब ये बताइएगा कि जिस तरह से आपने कहा कि आपकी ये खुद इंटेंशन है शायद हुकूमत की, लेकिन साथ आप ये बताएं कि सर्कुलर डेट की आपने बात की है, लाइन लॉसेस की बात की आपने, बिल नहीं देती आवाम हमारी मेजॉरिटी में, फिर इसके अलावा फिर आप ये देखें ट्रांसमिशन बिजली चोरी इतनी ज़्यादा है, फिर ट्रांसमिशन लाइन्स हमारी 1950 की डली हुई हैं। इसका हल फिर क्या है? एक तो सर्कुलर डेट बढ़ता जा रहा है, रोकने का क्या तरीका है? क्योंकि IPPs के साथ आपको पता है मुआहदे 15 साल से ऊपर हो चुके हैं, वो रिव्यू नहीं हो रहे हैं। अगर वो रिव्यू हो जाएं तो ये जो आपने बात की टैक्सेशन की और इंपोर्ट के तरीकाकार की, वो भी बेहतर हो जाए, लेकिन उस पर भी रिव्यू नहीं हो रहा। नहीं तो आपने इतना अहम नुक्ता उठा के रुक गए आप। रिव्यू इसलिए नहीं हो रहा कि वो उनकी करप्शन के सबूत हुकूमत के पास मौजूद हैं। मैं तो अब भी कहता हूं कि अगर आप उनके नाम पाकिस्तानी जो है उनके नाम ECL पे डाल दें और उनसे कहें आके बैठ जाओ, आपने किया क्या है। ये ऐसे तरह कि आप 2300 अरब रुपए लूट लें और हम खामोश बैठे रहें। इस वक्त आप हुकूमत ने तवज्जो वहां से हटा दी है। मैं अब भी कह रहा हूँ रिव्यू करने का मसला ही नहीं है। आप उनको बुलाएं, उनके करतूत दिखाइए कि आपने 2300 अरब रुपए नाजायज कमाए हैं, उनके साथ एक सेटलमेंट भी तो करें जो पाकिस्तानी IPPs थे। तो मेरा कहना यह था कि आप तो ताकतवर तबकों को नाराज करने के लिए तैयार नहीं है। आप सिर्फ IMF से किस्त लेना चाहते हैं,
आवाम के ऊपर टैक्सों का बोझ डालना चाहते हैं और तमाम खराबियां जो हैं वो कोरोना के खाते में और जो है जब वो पिछली हुकूमत के खाते में चली जाएंगी। और जैसे मैंने कहा 2029 तक तो ये खुद कह रहे हैं सर्कुलर डेट रहेगा। खुदा के खौफ से डरना चाहिए इनको। इस्लाहात का एक वर्ड है, अगर इस्लाहात नहीं करते तो दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान में तवानाई के मसले को हल नहीं कर सकती। उसकी वजह मैं आपको बता दूं, ऑफिशियल फिगर्स हैं कि 10 वर्षों में, मैं आपको बताऊं 10 वर्षों में 5000 अरब रुपए का नुकसान हुआ है तवानाई सेक्टर से, इन्हीं वजूहात की बिना पर जो हम डिस्कस कर रहे थे। तो ये कौम अगर 5000 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने के बाद भी इस्लाहात करने के लिए ना हुकूमत तैयार है, ना इदारे तैयार हैं, ना रेगुलेटर्स तैयार हैं, तो 5000 अरब का नुकसान ये, 800 अरब रुपए का नुकसान ये, बिल आप कितने, आप बिजली के बिल कितने बढ़ा देंगे? 150 अरब के ले लेंगे, 200 अरब ले लेंगे, मसला हल नहीं होगा खुदा के लिए। और अभी तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ने वाली है आगे चल के, जब वो बढ़ेंगे तो ये मसले फिर बढ़ जाएंगे। ये आपने बड़ी जबरदस्त बात की है कि ये जो गैप है ना, ये कीमतें बढ़ाने से फिल नहीं होगा, ये रिफॉर्म्स करने से फिल होगा। 2 साल से ज्यादा का टाइम गुजर गया, अब पिछली हुकूमतों पर डाल देने से या इदारों को बचा लेने से काम नहीं चलेगा डॉक्टर साहब। लेकिन फिर वो इस्लाहात हैं क्या जिनके ऊपर काम करें? क्योंकि आपने एक बात की, जो अलार्मिंग सिचुएशन एक तो ऑलरेडी है कि 14% कहा जा रहा है बढ़ाई जाएगी बिजली की कीमत, हो सकता है थोड़ी सी कम करके बढ़ा दी जाए, लेकिन आगे पेट्रोल मजीद महंगा हो रहा है। ये एक और अलार्मिंग सिचुएशन है कि उसके बाद फिर से बिजली महंगी हो जाएगी। जब पेट्रोल सस्ता हुआ था तब तो रिलीफ नहीं मिला था आवाम को। कोई जवाबदेही है इसका? कोई रिफॉर्म्स के ऊपर वाकई में काम करने के लिए सोचता है या वो हैं क्या रिफॉर्म जो करने चाहिए? देखिए, जो इस्लाहात की बात हो रही है वो पहली चीज तो ये है कि एक तो लॉन्ग टर्म है, जो हम डैम्स बनाएंगे तो होगी, लेकिन आज की तारीख में अगर आप पेट्रोल पे पेट्रोलियम लेवी और उस पर बेतहाशा टैक्स लगाएंगे तो, और आप चूंकि तेल से कर रहे हैं तो वो कभी भी कम नहीं होगा। पेट्रोलियम लेवी 0 होना चाहिए, इसको मैं भत्ता कहता हूँ। जीएसटी जो है ना वो 7.5 से ज्यादा पेट्रोल पर ना हो। जब ये होगा तो बिजली के नर्ख तो पहले पैदावारी लागत आपकी कम हो जाएगी, नंबर 1। दूसरा ये कि नवाज शरीफ ने जो कुछ किया था वो बिजली की पैदावार बढ़ाई थी। उन्होंने ट्रांसमिशन के लॉसेस और लाइन लॉसेस के लिए कुछ नहीं किया। इस हुकूमत ने भी बिलों की अदायगी नहीं हो रही, वो बिल लोग नहीं दे रहे हैं, कुंडा लगाया हुआ है, और जो बिल जाते हैं वो आप बिजली नहीं काटते हैं, वो भी आप आवाम को मुंतकिल कर देते हैं। वो इस्लाहात से हैं जो टैक्सेशन के शोबे में करनी है, जो तवानाई के शोबे में करनी है, वो हम करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि ताकतवर तबकों के मफादात मुतासिर होते हैं। इसलिए किस्त लेने के लिए हम, मगर मैं बार बार आप कह रहा हूँ किस्त आपको मिल जाएगी, लेकिन मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि बिजली के नर्ख बढ़ाना मसले का हल नहीं है। बिजली के नर्ख बढ़ाना मसले का हल नहीं है। बिल्कुल जबरदस्त बात की आपने डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और यही बात कि अगर आप जब तक ट्रांसमिशन लाइंस पर काम नहीं करेंगे, लाइन लॉसेस के ऊपर काम नहीं करेंगे, जब तक आप इस्लाहात के लिए काम नहीं करेंगे, आप जितनी मर्जी बिजली बढ़ा दें, ना आपका लॉस पूरा होगा ना आवाम का उसमें फायदा। बिल्कुल। और जिस तरह से सर्कुलर डेट बढ़ता 2200 अरब तक पहुंच गया, ये मजीद बढ़ जाएगा। लाइन लॉसेस बढ़ते जाएंगे, ट्रांसमिशन लाइन्स के प्रॉब्लम रहेंगे, बिल नहीं लोग देंगे, तो मैनेजमेंट प्लस रिफॉर्म्स करेंगे तो ही हल है। इस तरह से एक तरफ एक तरफा रेट्स बढ़ाना हल नहीं है। एनीवेज, ब्रेक, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान से बैरून ममालिक जो स्टूडेंट्स हैं पढ़ने गए, कोरोना की वजह से उनको बहुत से मसाइल आए, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान उनको वापस भी आना पड़ा, सेमेस्टर ऑफ हो गए। अब दोबारा से जब वापस जा रहे हैं तो वो जो कंट्रीज़ हैं वो अपने हिसाब से डिसाइड कर रही हैं। इसी तरह अमेरिका ने ये डिसाइड किया है कि जो उनका जो स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम है SEVP, उन्होंने अनाउंस किया है कि जो कोर्सेज ऑनलाइन थे उनको अपने मुल्क में ही रहना होगा, उनको अमेरिका आने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि यूनिवर्सिटीज़ बता दें हमें कि उनका हाइब्रिड है, मतलब ऑनलाइन और साथ कोर्स वहाँ पे स्कूल में लेना वो है या नहीं है, और अगर फुल स्कूल है तो फिर वो अमेरिका आ सकते हैं। तो ये काफ़ी कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स को भी, क्योंकि उनको भी नहीं मालूम कि अब आगे क्या होने जा रहा है। एक तो स्टूडेंट्स को भी नहीं मालूम, दूसरा फिर फैमिलीज भी परेशान हो रही हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इतना आसान नहीं होता वहाँ जाके पढ़ना, वहाँ जाके क्वालिफाई करना फॉर द यूनिवर्सिटी और कॉलेज जहाँ भी आप जा रहे हैं। और ये जो पूरा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो रूल है, दैट इज़ फॉर फॉल। सो फॉल सीजन स्टार्ट होगा सितंबर अक्टूबर के बाद से। तो अभी तो सिर्फ ये जारी किया गया है ताकि रिएक्शन देखा जा सके स्टूडेंट्स और कॉलेजेस का, उसके बाद इसको फाइनली इम्प्लीमेंट कराया जा सके या नहीं। अब वहाँ मौजूद स्टूडेंट्स क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं रिगार्डिंग दिस रूल, इस पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम रुख करेंगे वाशिंगटन DC का, जहाँ से हमें बिलाल के ने ज्वाइन किया है, और वो क्या कहते हैं इस रूल के हवाले से आपको वो सुनवाते हैं। My
माय नेम इज़ बिलाल और आज हम लोग का जो मकसद था वो ये बताना था कि ये जो नया लॉ आया है इमिग्रेशन की तरफ से, जो बोल रहा है बेसिकली कि जितने स्टूडेंट्स हैं ना, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, उनको 2 ऑप्शन दिए गए, ठीक है, कि या तो आप ऐसी जगह पे शिफ्ट हो जाएं या ट्रांसफ़र कर लें जहाँ पे क्लासेस ऑन कैंपस हो रही हैं। लेकिन अगर आपकी क्लासेस ऑनलाइन हो गई हैं तो कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वापस जाएं। इसकी वजह से पिछले 2 दिन से काफ़ी सारे जो लोग हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, वो सब बहुत घबराए हुए हैं, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स कम हियर, वो साइड में थोड़ा सा काम भी करते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं। मतलब उनका एक ड्रीम होता है, एक अमेरिकन ड्रीम होता है कि हाँ जी पढ़ाई ख़त्म करेंगे, उसके बाद जॉब लगेगी, CPT OPT होगा, एंड दे वुड बी एबल टू सर्व बैक टू द अमेरिकन कम्युनिटी, ठीक है। अब देखें कितना इकॉनमी को फ़ायदा होता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से। तो जितने लोग अभी एक तरह से बिलाल ने क्या कहा है वो आपने देखा है, और ऑब्वियसली स्टूडेंट्स परेशान हैं और कंफ्यूज्ड हैं, बात नहीं है, जो भी वो क्लियर होना चाहिए। तो जुबैर भट्ट हैं वर्जीनिया से, उन्होंने भी एक इस हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार किया, आपको दिखाते हैं। इसमें जो बेसिकली आफ्टर रीडिंग दैट आर्टिकल जो भी समझ में आया मुझे, वो तो ये है कि लाइक फिलहाल कोई इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स को। मुझे भी काफ़ी कॉल्स आ रही हैं सुबह से, and like they are asking same question what we gonna do। तो ऐसा कोई इसमें है नहीं। अगर आप वो पूरा आर्टिकल पढ़ें, उसमें कुछ एक्सेप्शंस उन्होंने दी हुई हैं, जैसे कि आप एक तो ये इम्प्लीमेंट चीज होगी फॉल क्वार्टर से। तो फॉल क्वार्टर वैसे आपको पता है सितंबर अक्टूबर में होता है, तो उसमें तो मसला है ही नहीं। और एट द सेम टाइम इवन के जिन यूनिवर्सिटीज में आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, वो लाइक अगर वो आपको ऑनलाइन क्लासेस ही ऑफर करती हैं नेक्स्ट फॉल में भी, सो देन यू स्टिल हैव द ऑप्शन टू ट्रांसफर टू एनी अदर इंस्टीट्यूट। तो इसमें कोई ऐसे घबराने वाली जरूरत नहीं है, जैसे लोग पैनिक हो गए हैं। इधर हमारे भाई जो भी नए आए हैं और उनकी फैमिलीज जो है पाकिस्तान में, देखें वो ज्यादा घबरा गई है ना, क्योंकि उनको क्या कहेंगे उन फैमिलीज के लिए भी भाई मेरा यही मैसेज है कि इधर वो बगैर वजह के US से कोई नहीं निकाला जाता। बिल्कुल ठीक। जुबैर जिनका ताल्लुक पाकिस्तान और गुजरात से है, उन्होंने कहा कि एक तो ये फॉल में जाकर कानून जो रूल जो है वो इम्प्लीमेंट स्टार्ट होगा, और दूसरा ये कंपल्शन नहीं होगी। तो वो तो काफ़ी रिलैक्स लग रहे थे कि उम्मीद करते हैं कि ऐसी मामला हो। जितने स्टूडेंट्स पाकिस्तान से बाहर गए हैं पढ़ने के लिए, वो इसी तरह पढ़ते रहे, क्योंकि उनकी भी एक हवाले से ड्रीम होती है कि हमने जाकर बाहर से पढ़ना है और एजुकेशन कंप्लीट करनी है। अगर दरमियान में इस तरह से हो जाए तो वो कोई अच्छा डिसीजन नहीं होगा ऑन द पार्ट ऑफ US अगर वैसे लेते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, न्यूयॉर्क से हमें एक स्टूडेंट ज्वाइन किया जो इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, हारिस लोथी। उनसे भी हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हारिस। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सीमा? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, उम्मीद है आप भी ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। परेशान तो नहीं है हारिस? ये जो नया रूल जो है वो अनाउंस किया गया है, क्योंकि अभी हम 2 स्टूडेंट्स का वर्जन दिखा रहे थे, काफी रिलैक्स लग रहे थे वो। आपका क्या सिनेरियो है? वापस आना है, क्या है, कुछ क्लियर हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों को कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा, आप लोगों की नशरियात फिर से बहाल हो गई हैं, बहुत खुशी हुई सुन के। थैंक यू सो मच। और दूसरा, अब मैं टॉपिक पे आता हूँ। देखें, हमें जो है ना टेंशन बहुत है, सीधी सी बात है। आप एक अपना मुल्क छोड़ के, अपने रिश्तेदारों को छोड़ के आप जो है ना दूसरे मुल्क आते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। एक्टिव आपके पास स्टेटस है, आप इलीगल नहीं हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, और आपको वो कहते हैं कि यू हैव टू गो बैक। किस वजह से? कि आपके कोर्सेज ऑनलाइन हैं। शुरू में तो हम लोगों ने ठीक है इसको कहा कि कोई मसला नहीं है, क्योंकि मिड टर्म्स हो चुके थे, कोरोना का टाइम था, पेंडेमिक का दौर था, सारी जो है ना दुनिया में एक अफरा तफरी थी, तो इस वजह से ठीक है समर तक हम लोगों ने ले लिया। उसके बाद से आप ऑनलाइन कर रहे हैं, इतनी फीसिस हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, अराउंड डबल आप डोमेस्टिक स्टूडेंट से आप फीस दे रहे हैं जी। और फिर आप कहते हैं कि हम ऑनलाइन करेंगे और आपकी गवर्नमेंट कह रही है कि आप वापस चले जाएं। अभी मैं सुन रहा था पिछले स्टूडेंट की, उन्होंने कहा कि जो है ना घबराने की बात नहीं है। घबराने की बात कैसे नहीं है, आप मुझे यह बताएं। हम इतना पैसा लगाकर आते हैं, हमारी इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है पीछे पाकिस्तान में, कि वहाँ पर जो कॉलेजेस हैं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, डेफिनेटली उनका भी नुकसान होगा। एक स्टूडेंट सिर्फ कॉलेज को फी पे तो नहीं कर रहा ना कहीं वो पूरी स्टेट में अपना रोल प्ले कर रहा है, वो चाहे किसी भी फी की मद में हो जो पे किया जा रहा है, रेवेन्यू जनरेट होता है। ये पूरी एक इंडस्ट्री है एजुकेशन, जिसके तहत ओवरसीज जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि ओवरऑल, वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं।
हमारी एक तो फी उनसे डबल है, डबल से भी थोड़ी सी ज्यादा मैं कहूँगा। उसके अलावा हम जहाँ पे रहते हैं रेंटल हाउस हम लेते हैं, हम अपार्टमेंट्स लेते हैं, उसके अलावा फिर हम उनके बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं, हम फूड में इन्वेस्ट करते हैं, हम चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अब अगर मैंने लीज पे, मुझे पता है कि मैं 2 साल की स्टडी मास्टर्स के लिए आया हूँ, ठीक है, और मुझे पता है कि जो है ना मैंने 2 साल इधर रहना है, तो मैं उसी हिसाब से जो है ना अपना रूम लूंगा, अपना अपार्टमेंट लूंगा। बात बिल्कुल ठीक है, आपने कहा कि उसी तरह से ऑब्वियसली मैनेज करके आते हैं और प्रॉपर एक डिग्री कह रहे हैं कि वापस चले जाओ, तो वो कौन मुझे लीज वापस करेगा? ये बताइएगा कि ये जो कैटेगरीज इस तरह से तो नहीं है कि एक यूनानिमस डिसीजन ले लिया गया सबके लिए। यहाँ पर हम देख रहे थे कि 3 किस्म की कैटेगरीज हैं, ऑनलाइन, फुल स्कूल और हाइब्रिड। तो ये डिफरेंस है, कुछ कॉलेज ऐसे होंगे जो कि हाइब्रिड होंगे, उनके लिए अलाउ होगा, और इसी तरह जो फुल स्कूल है वो भी अलाउड होगा। सिर्फ ऑनलाइन जो ले सकते हैं उन्हीं के लिए होगा। तो ये कैटेगरी भी तो है ना, इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी तो हो सकता है। नहीं, ये गलत है। ये देखें, हाइब्रिड में वही है कि आपका थैंक्स गिविंग के बाद, मतलब सितंबर में आपका सेमेस्टर स्टार्ट हुआ जी, थैंक्स गिविंग नवंबर में आपकी ऑनलाइन हो जाएंगे। टिल नवंबर यू हैव टू टेक द ऑनलाइन क्लासेस। जब आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो आपको वापस जाना है, ये समझ रहे हैं बात? अगर आपका फुल कोर्स ऑनलाइन है तो आपको सितंबर से पहले वापस जाना है, लेकिन अगर आपका हाइब्रिड कोर्स है जो कि नवंबर में ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो आपको नवंबर में वापस पाकिस्तान आना है या अपने होम कंट्री में जाना है। अच्छा हारिस, अब इसमें ये भी बताइएगा कि ये तमाम पॉइंट्स ऑब्वियसली कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स भी नोटिस कर रहे हैं, तो क्या स्टेट इसको कंसिडर करेगी, उनके पॉइंट्स को, वैलिड पॉइंट्स को, कि स्टूडेंट्स का हर्ज होगा? दूसरा, अगर वापस आते हैं स्टूडेंट्स और ये कंपल्शन हो जाती है, तो फिर स्टूडेंट्स का कितना नुकसान होगा, पैसों वाइज भी और एजुकेशन वाइज भी? आई थिंक गवर्नमेंट इसको जो है ना नोटिस इस पे लेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग जो कंट्रीब्यूट करते हैं इनके इकोनॉमी में। सेकंड, आपका ये क्वेश्चन था कि वापस आने का देखें, ऑनलाइन पे बहुत ज़्यादा मसला है। आप वापस अपने होम कंट्री पे जाते हैं, किसी को भी इंटरनेट कनेक्शन का मसला हो सकता है, अनस्टेबल इंटरनेट आपके पास हो सकता है, आपका टाइम डिफरेंस का काफी प्रॉब्लम है ऑब्वियसली। लर्निंग आप एक चीज ऐड कर दे जाएं कि क्या ये सिर्फ जो है वो पाकिस्तान के कोडिंग कैसे पढ़ सकते हैं? ये एक डिसीजन लिया गया सबके लिए, तमाम ममालिक के लिए जो कि अमेरिका में पढ़ने आते हैं उनके स्टूडेंट्स के लिए। तो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा प्रेशर होगा। तो यूनिवर्सिटीज ने भी आपसे कोई कम्युनिकेट किया? बिल्कुल, यूनिवर्सिटीज ने कम्युनिकेट किया है। उन्होंने अपना ट्रेडिशन फॉलो करते हुए फॉर्म्स निकाल दिए हैं कि आप फॉर्म्स फिल आउट करें। हम कोशिश करेंगे कि आपकी क्लासेस, आपके कोर्सेज जो ऑनलाइन है वो बाद में कर दिए जाएं, ताकि आपको वापस ना जाना पड़े। हम आपको ऐसे कोर्सेज में रजिस्टर कर देते हैं जो हमने बाद में करवाने थे, लेकिन हम पहले करवा देते हैं। जो इन पर्सन क्लासेस हैं उसमें आपको रजिस्टर कर देते हैं। आई रियली होप हारिस कि ऐसा ना हो और एक्चुअली इन तमाम फैक्टर्स को गवर्नमेंट कंसीडर भी करे और स्टूडेंट्स के लिए परेशानी ना हो। थैंक यू सो मच हारिस फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू हारिस, और उम्मीद करते हैं कि तमाम जो स्टूडेंट पाकिस्तान के हों या किसी भी दुनिया के पार्ट से वो गए हैं और अमेरिका जाकर वो पढ़ना चाहते हैं, तो ये पेंडेमिक की वजह से उनकी स्टडीज़, उनकी लाइफ इफेक्ट ना हो। और उम्मीद करते हैं कि डिसीजन जल्द से जल्द ले लिया जाएगा, क्योंकि अब तो वापसी का टाइम हो चुका है। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं वो वापस जा रहे हैं, तो अगर इस तरह से उनको प्रॉब्लम होगी, वापस जाकर फिर वापस आना पड़ेगा, तो खासा प्रॉब्लम हो सकता है। बिल्कुल सही। इसी के साथ एक ब्रेक, उसके बाद हेडलाइंस जानिएगा, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन। आज 8 जुलाई, आज वो दिन है जब इंसानियत के खादिम, इंसानियत के मोहसिन अब्दुल सत्तार ईदी हमसे बिछड़ गए और उनको इस दुनिया से गए 4 साल बीत गए। ये वो शख्स हैं जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बच्चे बच्चे के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा की अपने तमाम फलाही कामों के बायस, बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, ह्यूमैनिटी के लिए खड़े रहे और इंसानियत का बोलबाला रखा। बिल्कुल, ईदी फाउंडेशन की एम्बुलेंस सर्विस दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस जो है वो जानी जाती है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम शामिल था। सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस ही इन्होंने नहीं चलाई। इसके अलावा जजगी घर, पागल खाने, माजूरों के लिए घर, ब्लड बैंक, यतीम खाने, लावारिस बच्चों को गोद लेने के मराकज़, पनाहगाहें, स्कूल खोले। मतलब एक कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन थी ईदी फाउंडेशन, जिसमें बेहतरीन मेरे ख्याल में उन्होंने काम किया और यादगार हमेशा रहेंगे।
तो आपने उनकी एम्बुलेंसेज अभी भी देखी होंगी, जब लावारिस लाशों को उठाना होता है, जब कोरोना पेशेंट्स को कोई गुस्ल देने को तैयार नहीं था, जब उनको कोई दफन करने को तैयार नहीं था, तो उनकी सर्विस थी अब तक, जो कि उनका काम जो आगे बढ़ा रही है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला जारी रहेगा। इसके साथ साथ जो कि कोरोना पेशेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो कोरोना पेशेंट्स जो हैं जहाँ पर पाकिस्तान में उनके नंबर्स अब सीमल कम हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और रोज़ाना की बुनियाद पर हम जब देखते हैं चार्ट तो उसमें ग्राफ नीचे जा रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जहाँ पर एक बार फिर कोरोना के पेशेंट्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं, और इसमें आप चाइना भी देख लें, ईरान है, इसके अलावा यूरोप के 2 ममालिक हैं। फिर अब ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने भी ये डिसाइड किया है, विक्टोरिया जो कि उनकी सबसे बड़ी स्टेट है, वहाँ पर दोबारा से कोरोना के पेशेंट्स एक बार फिर बढ़ना शुरू हो गए हैं, और उन्होंने दोबारा से लॉकडाउन अनाउंस कर दिया है। अब उसे जब केसेस कम हो रहे थे, करीबन छोटी ईद के करीब उन्होंने लॉकडाउन खोल दिया था, एंड दे वर सो हैप्पी कि अब चीज़ें बेहतर हो गई हैं। लेकिन अब दोबारा से जब केसेस रिपोर्ट होना शुरू हुए तो उन्होंने क्विक डिसीजन लिया, और 6 वीक्स का अभी कहा जा रहा है कि लॉकडाउन जो है वो अनाउंस किया गया है। अब कोरोना जहां पर हम खुश हो रहे थे कि ग्राफ डाउन हो रहा है, वहीं पर चाइना से कुछ खबरें आ रही हैं कि कोरोना की जो जिसे कहते हैं ना कि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टेज अब सामने आ रही है। कुछ एक इसके लिए प्रॉपर वर्ड होता है कि वो इमर्ज होके कुछ डिफरेंट तरह से वायरस अब अटैक कर रहा है, फिर अब कुछ मुल्कों में दोबारा से अटैक हो रहा है। ये पूरा सिनेरियो है क्या, इस पर आज हम बात करेंगे, और हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया से डॉक्टर साहब भी बिल्कुल हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर हुमायूं मौज़म जो कि रॉयल ऑस्ट्रेलियन जनरल प्रैक्टिशनर हैं, बॉक्स सुपर क्लिनिक मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से इनका ताल्लुक है, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी अबू ज़र। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे वहाँ पर। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, सब ठीक है। बस ये कोरोना ने थोड़ा दोबारा हमें परेशान कर दिया है, कोरोना कोविड जो दोबारा रिटर्न कर रहा है एक तरह से, तो दैट इज़ अ बिट ऑफ इशू। तो बस उसको भी हम डील कर रहे हैं इस वक्त। तो डॉक्टर साहब वजह क्या है, बेसिकली क्या रीज़न हुआ कि दोबारा से ऑस्ट्रेलिया में या विक्टोरिया में दोबारा से लॉकडाउन करना पड़ा? मतलब पहले कम हो गया, दोबारा लॉकडाउन को ईज डाउन कर दिया, लाइफ वापस आ गई, उसके बाद दोबारा से देखा कि कुछ केसेस बढ़ गए, रीज़न क्या हुई है इसकी? देखिए जो ऑस्ट्रेलियन स्टेट्स हैं, 7 स्टेट्स हैं, इसमें मोस्ट जो स्टेट्स हैं उन्होंने इंटर स्टेट लॉकडाउन भी किया था और इंटरनेशनल लॉकडाउन भी किया था। मींस के जो इनके बॉर्डर्स थे वो क्लोज थे इंटरनेशनल अराइवल्स के लिए भी, या क्लोज अगर नहीं थे तो जो भी मतलब ट्रैवलर्स बाहर से आ रहे थे उनके क्वारंटाइन के लिए जाना पड़ता था 14 डेज के लिए। जबकि हमारा जो विक्टोरिया है इसमें प्रॉब्लम ये आया कि इन्होंने इंटर स्टेट रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई, बॉर्डर्स नहीं किए, यानी कि एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर तक साउथ ऑस्ट्रेलिया से पर्थ से और क्वींसलैंड से जो लोग हैं यहाँ ट्रैवल कर सकते थे कंफर्टेबली और वापस भी जा सकते थे, जबकि बाकी जितनी स्टेट्स हैं उन सब ने रिस्ट्रिक्शंस हर तरह से लगाई हुई थी, वहाँ पे कोई भी नहीं जा सकता था। नंबर 1। नंबर 2, विक्टोरिया में इंटरनेशनल ट्रैवलर जो थे वो सारे विक्टोरिया में वापस, जो यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट्स थे या जो सिटीजन्स थे वो यहाँ पर ही वापस आ रहे थे ज़्यादातर, और वो यहाँ से फिर अपना 14 डेज का क्वारंटाइन कंप्लीट करके तो दूसरी स्टेट्स में जा रहे थे। तो बेसिकली इन्फ्लक्स जो था वो बहुत ज़्यादा था यहाँ पर, प्लस यहाँ का जो लॉकडाउन था वो उस तरह सा मौसर नहीं था उस तरह से जिस तरह बाकी स्टेट्स का था। ठीक है, अच्छा मौसर नहीं था जिसकी वजह से दोबारा लॉकडाउन करना पड़ा। तो डॉक्टर साहब आप पाकिस्तान में ऑब्वियसली कनेक्टेड तो रहते हैं बिकॉज आपका ताल्लुक लाहौर से ही है, तो यहाँ जो लॉकडाउन हुआ था फिर उसको कैसा देखते हैं आप? पाकिस्तान के लॉकडाउन में यहाँ के लॉकडाउन में बहुत काफी ज्यादा डिफरेंस है। देखें ऑस्ट्रेलिया तक जो है ना वो फुली कर्फ्यू टाइप लॉकडाउन नहीं लगा सका, जहाँ पे फुल लॉकडाउन था वहाँ भी कर्फ्यू नहीं था, लोग फिर भी बाहर शॉपिंग के लिए, फूड सप्लाईज के लिए, मेडिकल केयर गिविंग, एक्सरसाइज, रिक्रिएशन, स्टडी एंड वर्क के लिए जा सकते थे अगर वो घर में ये काम नहीं कर सकते थे। तो लेकिन ये है कि पाकिस्तान में तो यहाँ पर तो देखें जो लोग टैक्स पेयर हैं और जो लोग भी गवर्नमेंट के साथ अटैच्ड हैं या गवर्नमेंट के साथ जो रजिस्टर्ड हैं, जो कि जिनकी इनकम बहुत लो है, तो गवर्नमेंट उन्हें घर बैठे जो है वो अलाउंस दे रही है, उन्हें मेडिकल उनको हर तरह से सहूलत जो है ना वो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सकती हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो नहीं ऐसा हो सकता। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा है कि पाकिस्तान में ऑब्वियसली वो इतना आसान नहीं है लॉकडाउन करवाना और कर्फ्यू करवाना, क्योंकि यहाँ पे मईशत जो है वो हमें इजाज़त नहीं देती, और इसके साथ ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क जो है वो भी इस तरह से प्रॉपर लॉकडाउन नहीं करवा सके। अब सिचुएशन क्या है, कब तक आपको लग रहा है कि ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया से ये कोरोना ख़त्म हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट बात है कि दुनिया से ये कब ख़त्म होगा, क्योंकि सब परेशान है कि कब नॉर्मल लाइफ वापस आएगी? जी बिल्कुल, देखें विक्टोरिया में हम लोग तो बहुत खुश थे कि पूरे ऑस्ट्रेलिया में केसेस जो हैं वो डिक्लाइन करके बिल्कुल ही
सिंगल डिजिट तक और मैक्सिमम 2 डिजिट तक केसेस जा रहे थे, यानी कि मतलब पहले 10 के अंदर या 20 तक केसेस थे, कुछ जगहों पे तो बिल्कुल ही केसेस खत्म हो गए थे। लेकिन ये रिसेंटली जो सर्ज आई है दोबारा विक्टोरिया में, जिसमें रिसेंटली 1 डे यानी कि ईच डे में 60 से 90 एंड देन 179 केसेस जो है ना ये एक रात पहले यहाँ पर किए गए हैं। तो उसकी वजह से फिर उन्होंने बस विक्टोरिया स्टेट को मुकम्मल लॉकडाउन में कर दिया, जिसमें अब ये सिवाय जो 4 वजह जो मैंने ऑलरेडी आपको बताई, इसके अलावा आप 6 वीक्स के लिए बाहर नहीं जा सकते। ठीक। तो देखें, आई होप कि इंशाल्लाह ताला यहाँ पर तो बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल हो जाएगी और 3 वीक्स और 4 वीक्स में मुकम्मल कंट्रोल हो जाएगी, केसेस नीचे आ जाएंगे। ठीक है ना। पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह ताला जिस तरह आप देख रहे हैं वहाँ स्मार्ट लॉकडाउन हो रहा है और उसका फर्क पड़ रहा है कि काफी हद तक वहाँ पे इंप्रूवमेंट आ रही है, जो है वो डाउन हो रहा है। बिल्कुल ठीक है आपने डॉक्टर साहब। और यहाँ पे एक चीज जो आपने मेंशन की वो बड़ी जबरदस्त रही कि कोविड-19 की वजह से ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया अपनी तमाम रिहायशियों को पर्क्स दे रहा है और फैसिलिटेट कर रहा है, एक तरह से वेलफेयर स्टेट जो है उसके पर्क्स लोगों को मिल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान अभी उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन दोनों चीजों में। अब ये भी कहिएगा कि इंटरनेशनली SOPs क्या है कोविड-19 से बचने के लिए, आपका पाकिस्तानियों के लिए क्या पैगाम है कि जिसको हम ठीक तरीके से नहीं कर रहे और उसको हम फॉलो करना शुरू कर दें, क्योंकि ऑब्वियसली जो एडवांसमेंट ऑस्ट्रेलिया में है वो पाकिस्तान में तो नहीं है। जिस तरह से रिसर्चेस वहां पर हो रही हैं, यहाँ भी हो रही हैं और दुनिया में हो रही हैं। आपके पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन क्या है इस पर? देखिए, मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो जो SOPs का आपने जिक्र किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने इस चीज को पिक किया कि विक्टोरिया में SOPs मुझे लगता है उस तरह फॉलो नहीं हुए। यहाँ पर जैसे लॉकडाउन इजी हुआ SOPs के साथ, तो लोगों ने साथ ही शॉपिंग मॉल्स का और रेस्टोरेंट्स का और बीचेस का जो है ना रुख कर लिया, और जो 1.5 मीटर्स का जो डिस्टेंस रखना था वो नहीं रखा, और लोग एक दूसरे को मिलना मिलाना शुरू कर दिए, पार्टी शुरू कर दी, घरों में एक दूसरे के आना जाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बहुत जल्दी वॉयलेशन हुई और काम खराब हो गया। तो फिर हम अपने आप को ब्लेम ना करें एज पाकिस्तानी कि हम SOP फॉलो नहीं करते, फिर दुनिया में मुझे लगता है कि यही सूरत हाल है कि लोग बस जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो बस छोड़ दिया SOP को। बिल्कुल ऐसे ही है, पूरी दुनिया में इंसान जो है एक ही तरह से बना हुआ है, उसको सिर्फ लॉ और कानून उसे स्ट्रिक्ट रखता है और अपनी जगह पर कंट्रोल और जो है ना अपनी जगह पर रखता है। बट आप रिजल्ट भी तो देखिए ना, केसेस दोबारा आना शुरू हो गए, तो आई थिंक इससे सबक सीखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वापस आ रहे हैं दोबारा और सबक सीखना चाहिए। दूसरी आपने बात की कि कब तक जो है ना इसका कंट्रोल, मेरा ख्याल है कि जब तक अब वैक्सीनेशन नहीं आती इसके साथ रहना पड़ना है। वी हैव टू लिव विद इट। आपको अपने आप को कंट्रोल, वही सैनिटाइजर से हाथ साफ करें, हाथ बार बार धोएं, 1.5 मीटर का डिस्टेंस रखें, कफिंग और स्नीजिंग जिसको हो, जो प्रॉब्लम जिसको हो, वो अपने आप को टेस्ट करवाए या घर बैठे जब तक उसके सिम्टम सिवियर नहीं होते हैं तो, और फ्लू वैक्सीनेशन आने तक और इसका ट्रीटमेंट जब तक नहीं आता। कह रहे हैं कि जब तक वैक्सीनेशन नहीं आती SOPs को बेसिकली जो इंटरनेशनली हैं उसको आप फॉलो करें, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि दुनिया में वापस आने के लिए इट्स नॉट इजी कि आप इस तरह से रहो, क्योंकि इंडस्ट्री पाकिस्तान जैसे इंडिया है और दीगर ममालिक हैं, वहाँ पर लोगों का इस तरह से SOP इतनी देर तक फॉलो करना बड़ा मुश्किल है। तो कोई उम्मीद है कब तक आ जाएगी वैक्सीनेशन? 2 महीने 3 महीने, दिसंबर तक कब तक मामला? क्योंकि कहते हैं कि 2020 जो है वो निकालने तो बड़ी बात होगी। हाँ, अभी तक तो कोई खास आसार नहीं है, कहीं से कुछ इधर उधर से हल्की फुल्की बातें पता चलती हैं, लेकिन आई थिंक 2020 के बाद ही है, मतलब अगले साल ही है, 2 साल 2021 में सर्वाइव करना है। अगर कल जी 2020 दिस इज द ईयर टू सर्वाइव बेसिकली। जी कल मैंने कहीं लिखा पड़ा कि देयर इज अ गुड न्यूज एंड अ बैड न्यूज। 2020 इज हाफ गॉन है, गुड न्यूज के हाफ गॉन है, बट बैड न्यूज हाफ रहता है। तो सर्वाइव करना है और उम्मीद के साथ सर्वाइव करना है। सो डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला आपको अपने ईमान में रखे, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल वक्त आप लोगों के लिए है जो अप फ्रंट अभी भी आई थिंक यूरिन स्क्रब्स एंड यूरिन क्लिनिक वो हम देख भी सकते हैं। तो आप अपने आप को महफूज रखिएगा और ये अवेयरनेस जो है वो फैलाते रहिएगा अपने फेलो पाकिस्तानियों को भी और वहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी। जी थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और इस तरह से जिस तरह सिचुएशन है नाज़रीन, आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक में भी इट्स नॉट इजी टू फॉलो द SOPs और लोग वहाँ पर भी लॉकडाउन को उस तरह से फॉलो नहीं कर पाते। तो मुझे हंसी आ रही थी मुझे हंसी आ रही थी कि सब लोग एक जैसे हैं। और मतलब कोई बेसिकली ये तो हम हमेशा कहते हैं ना कि देखिए जब आप यहाँ पर इशारा तोड़ते हैं, कोई गलत काम करते हैं, तो यहाँ फाइन उस तरह से नहीं है। वहाँ पर $300 जब आपको फाइन देना पड़ता है तो आप खुद ही दूर ही खड़े जाते हैं। जब आपको इंसान ही है, ये सिस्टम ही है जो आपको बेहतर इंसान बनाता है। इम्प्लीमेंट करवाना, सिस्टम को इम्प्लीमेंट करवाना, लॉज को स्ट्रिक्ट कराना, तभी लोग जो हैं वो ठीक रहेंगे। वरना चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, लोग सब एक जैसे ही हैं, जब उनको मौका मिलता है वो रूल तोड़ देते हैं। बिल्कुल सही। इसी के साथ हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं जी, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कल एक टॉपिक जिस पर हम बात कर रहे थे और अभी अनाउंस ही किया था कि गुड न्यूज़ आ गई और फिर हमें वो अनाउंस करनी पड़ी कि 24 की नशरियात बहाल कर दी हाई कोर्ट ने। वो टॉपिक ये था जिस पर हम बात कर रहे थे कि पंजाब भर में करीबन 48 के करीब डॉक्टर्स ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिजाइन किया है। बिल्कुल, और महकमा स्पेशलाइज हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर्स के मुस्ताफ़ी होने की नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है। ऑब्वियसली इसमें YDA के ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर्स भी हैं और कुछ दीगर डॉक्टर्स भी हैं। तो ये 48 डॉक्टर्स आखिर क्यों गए नौकरी से, इन्होंने क्यों इस्तीफ़ा दिया? बहुत बड़ा ये फैसला होता है। इसकी कोई ऐसी वजह तो नहीं है कि कोई पर्सनल रीज़न हो गया? अगर सबके रीज़न है, क्योंकि कल डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा ने कहा है कि हर महीने 8 से 10 डॉक्टर्स इस्तीफ़ा देते हैं, ये तो हमारी रूटीन है हमारे सामने। तो मतलब ये सारा मामला है क्या हुकूमत कह रही है कि ये रूटीन मैटर है, 8-10 डॉक्टर्स दे देते हैं इस्तीफ़ा और इस चीज़ को सीरियस ले नहीं रही। ये डॉक्टर्स कम्युनिटी काफ़ी अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट कर रही है, वो चाहे कोविड-19 के अंदर प्रोटेस्ट हो या इससे कबल उनके मुतालबात हो, वो चाहे सर्विस स्ट्रक्चर की बात हो, वो चाहे प्राइवेटाइजेशन की बात हो जिसके ऊपर ये गवर्नमेंट फोकस करके बैठी है। और ये वही रूल्स हैं जो इम्प्लीमेंट कराना चाहती है ये गवर्नमेंट, जिसके खिलाफ डॉक्टर यास्मीन राशिद खुद प्रोटेस्ट किया करती थी। सबसे सार्केस्टिक बात तो ये है कि वो इस मुहिम को शुरू करने वाली थी और वही अब इसको इम्प्लीमेंट कराना चाहती हैं। एक तरफ तो डॉक्टर साहिबा ये कहती हैं, जो वज़ीर हेल्थ हैं पंजाब की, कि मेरे लिए ये बच्चों के बराबर है, मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं मसाइल समझती हूँ। लेकिन वहीं पर जब मुज़ाकरात की बात होती है, सूरत हाल कंट्रोल करने की बात होती है, तो ना तो वो अवेलेबल होती है, ये डॉक्टर्स का मौक़िफ़ है, ना वो उनसे बात करती हैं उस तरीके से। तो असल कहानी है क्या, क्यों डॉक्टर्स रिज़ाइन कर रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं उनके? हम और आप भी जानते हैं कि क्या उनके मुतालबात जायज़ हैं या नहीं है, इस पर आज बात करेंगे। इसके अलावा ये भी देखेंगे क्या ये वाकई पर्सनल रीजन था जिसकी वजह से 48 डॉक्टर्स ने इस्तीफा दिया? वैसे मुझे लगता नहीं है। जो रीसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी डॉक्टर्स की, उसमें मुझे ये भी याद है डॉक्टर कासिम ने बरमला ये बोला कि मैं अब वो वर्ड रिपीट नहीं करूंगी, बट उन्होंने अपने आप को जो है वो कोसा था कि हम पर्ची पर लिख कर देते थे कि बल्ले को वोट दो और अब हम पछता रहे हैं। मैं ये कोट एंड कोट बोल रही नहीं, एक लाइन मैंने स्किप कर दी, वाकई स्किप कर दी। आई डोंट वांट टू से दैट। खैर, इस पर हम बात करेंगे। पेट्रोन इन चीफ YDA हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, डॉक्टर आतिफ मजीद, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। वेलकम डॉक्टर साहब। पहले तो आप कल भी आए तो आपसे बात नहीं हो सकी क्योंकि वो खबर ऐसी आ गई थी 24 न्यूज़ की नशरियात की बहाली की। तो ये मामला है क्या जी, 48 डॉक्टर्स ने क्यों इस्तीफा दे दिया? क्या पर्सनल रीज़न थे सबके? एक तो मैं 24 न्यूज़ को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कल मैं आप लोगों के लिए लकी साबित हुआ था और मुझे खुशी की बात है कि वो एक अच्छी न्यूज़ आई और लाहौर हाई कोर्ट ने हक सच का साथ दिया और आप रियासती जबर से बच निकले। अब रही बात, थैंक यू सो मच। मैं ये भी ऐड करना चाहूंगी कि आप लोग हमारे साथ खड़े रहे और आप लोगों ने भी एहतजाज में शिरकत भी की और हमारे लिए आवाज़ बुलंद और 24 न्यूज़ जिस जबर का वो सामना कर रही थी उसकी वजह ये थी कि वो हक सच के ऊपर था और सच के साथ खड़ा था। अब नहीं कि 10-12 डॉक्टर्स हर महीने एक नॉर्मल चीज़ है। मैं ये कहता हूँ कि मैं खुद इस चीज़ का गवाह हूँ कि मैंने एक हॉस्पिटल के अंदर 12 कलेक्टिव रेजिग्नेशन को रोका। अगर बहुत सारी मैसिव रेजिग्नेशन नहीं हुई तो उसके पीछे यंग डॉक्टर्स का हाथ है और हम लोगों ने डॉक्टर्स को कन्विंस किया कि हमने पैंडेमिक के अंदर रिज़ाइन नहीं करना और हमने इस सारे मामले के अंदर चाहे हमारी जानें जाएं, चाहे हमें जो भी नुकसान उठाना पड़े, हमने आवाम को सर्व करना है। उसका रिजल्ट देख लें कि 68 से ज़्यादा हम डॉक्टर्स ने शहादत नसीब की पूरे पाकिस्तान के अंदर और 2000 के करीब डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव आए। उनकी फैमिली वो सफ़र की, उनके कैरियर सफ़र किए, उनका अपना आप सफ़र किया। There is no doubt about it that आप हमारे फ्रंटलाइन सोल्जर्स हैं और हम इस चीज़ की पैरामेडिक्स हो गए, नर्सेज हो गए, हम उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं और आपको खिराज तहसीन भी। मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन इस मुआशरे के ऊपर कुछ साया है, यकीन माने टू बी ऑनेस्ट, या ये गवर्नमेंट के ऊपर कुछ साया है या इस मुआशरे के ऊपर साया है ऐसे हो जाता है कि कोई भी किसी भी पढ़े लिखे तबके को, सच बोलने वाले को ना ये मुआशरा स्पेस देने के लिए तैयार है, ना ये गवर्नमेंट स्पेस देने के लिए तैयार है। मुझे एक बात बताएं, 60 डॉक्टर्स की शहादत के बाद अगर ये इल्जाम लगे कि जहर का टीका लगा के मार रहे हैं और गवर्नमेंट जो अपने वादे किए हों डॉक्टर्स के साथ वो पूरा करने के लिए तैयार ना हो, तो मुझे एक बात बताएं, आप और मैं क्या कर सकते हैं? आप किसी को कन्विंस तो कर सकते हैं, किसी को समझ नहीं आ रही कन्विंस तो कर सकते हैं। क्या आपके और मेरे पास बदनीति का कोई इलाज है?
ना अहलियत का कोई इलाज है। तो डॉक्टर साहब ये गवर्नमेंट सब जो हुआ ये मामला 48 डॉक्टर, आपने कहा काफियों को मैंने रोका भी है, आपकी टीम ने रोका, मतलब आईडीए ने, तो भी क्यों दिया इन्होंने? 48 ने क्यों इस्तीफा दिया इन दिनों में? वजह क्या थी ऐसी खास? देखिए, हमेशा वहाँ इस्तीफा दिया जाता है दो सूरत, जहाँ आप अनसेटिस्फाइड ना हो। पहले तो ये बता दें कि ये पर्सनल रीजंस की वजह से रेजिग्नेशन है या नहीं है? डेफिनेटली इसके अच्छा पर्सनल रीजंस क्या है? लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ से बाहर निकलूं, तो उसको आप पर्सनल रीजंस कह लें, उसके सिस्टम से है। डेफिनेटली मैं कहता हूँ कि पूरे डॉक्टर्स डिप्रेशन के अंदर हैं। मैं गवर्नमेंट से मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। हमें कहा कि हमने गवर्नमेंट को कैटेगोरिकली कहा कि खुदा के लिए हमें पैंडेमिक के लिए कोई एक्स्ट्रा तनख्वाहें नहीं चाहिए, हमें कोई पैसे नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अच्छा इक्विपमेंट दो ताकि हम मरीजों का इलाज कर सकें। जी वज़ीर आला साहब ने ऐलान कर दिया कि मैं रिस्क अलाउंस दूंगा। रिस्क अलाउंस तो दूर की बात है, पूरी आवाम के अंदर ये बताया गया कि हम डॉक्टर्स को पैसा दे रहे हैं, वो तो दूर की बात है, हमारी तनख्वाहों में से पैसे काट लिए गए। किस चीज के? कोरोना फंड के पैसे डॉक्टर्स की तनख्वाहों से काट लिए गए, सरकारी तमाम मुलाजमीन से। फिर वज़ीर आला साहब ने ऐलान किया कि देखिए जी मैं इसे वापस लेता हूँ, वो नहीं लिए गए। यानी कि एक तरफ आवाम को ये बताया गया कि हम पैसे दे रहे हैं, वो तो दूर की बात है, वो मिले तो ना मिले पता नहीं वो किन के लिए ऐलान किया गया। हम डॉक्टर्स की तरह से पैसे काट लिए कि जुल्म की एक और वो कहानी बताऊं। 2 साल पहले यंग डॉक्टर्स ने कोर्ट के ऑर्डर से पे रेज करवाई थी, तनख्वाह बढ़ाई थी अपनी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी के जो सेक्रेटरी साहब हैं उनका कमाल चेक करें कि पैंडेमिक के दरमियान उनको पता नहीं क्या सूझी कि डॉक्टर्स उसकी रिकवरी स्टार्ट कर दी। अच्छा, यानी कि आप पैंडेमिक के साथ डॉक्टर्स को कंटिन्यूस पिंच कर रहे हैं, कंटिन्यूस तंग कर रहे हैं, आप उन्हें पीपी नहीं देना चाह रहे, आप उन्हें सिक्योरिटी नहीं देना चाह रहे। क्यों नहीं देना चाह रहे डॉक्टर साहब? जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनते हैं, चाहे फेडरल लेवल पर हो, गवर्नमेंट लेवल पर हो, वो कहते हैं हमने तमाम गैजेट्स प्रोवाइड कर दिए, पीपीई वो जो व्हाइट ड्रेस डॉक्टर्स ने पहना होता है उसको कहते हैं वो प्रोवाइड कर दिए, मास्क हैं, ग्लव्स हैं, लोगों के लिए सब चीजें अवेलेबल हैं। आप लोग फिर क्यों ऐसा कह रहे हैं? बल्कि डॉक्टर साहब ये भी कहा है कि एक्स्ट्रा पड़ी हुई हैं, बेड्स भी खाली पड़े हैं, सिस्टम हमारे पास बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हो गया। देखिए, जब किसी भी कारोबार को बेचना होता है ना, उसे फेल्ड प्रूव किया जाता है, ऐसे है। अब इस पूरे कारोबार जिंदगी को बेचना है तो उसे फेल्ड प्रूव करना है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की नहीं जा रही। आप देखें कि पंजाब गवर्नमेंट की जो बजट है वो पिछले 2 साल के बजट से कम कर दिया गया हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर। अगर ये सिस्टम फेल्ड होगा तो बजट में तो ऐड हुआ था, उसमें परसेंटेज बढ़ाई थी, हमने पूरा प्रोग्राम किया था उस पर। अब वो आप ऑब्वियसली आप क्या कह रहे हैं कि इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर्स तो कम हुआ है, उसके अंदर ना एक तनख्वाहें तो बढ़ाई हैं। वो मैं यही कौन सी तनख्वाहें बढ़ाई हैं? हमें तो वो जो अदालत ने कहा है वो तनख्वाह भी नहीं पूरी मिल रही। एनपीए हमारा रिकवर किया जा रहा है, रिस्क केपीआई स्टिल अभी तक आपको ये 4-5 माह से जब से कोविड-19 आया और रिस्क अलाउंस अनाउंस हुआ था, मिला है आपको आपकी सैलरीज में? आम डॉक्टर्स को नहीं मिला। आम डॉक्टर्स मतलब वो जो कोरोना के अंदर काम कर रहे हैं उनकी 3-3 माह की तनख्वाहें पेंडिंग है। अच्छा। गुजरात के अंदर 3 माह की तनख्वाहें पेंडिंग है, अभी तक चेक नहीं मिले, आज मिलते हैं, कल मिलते हैं। बात हुई है डॉक्टर यास्मीन राशिद से, वो खुद डॉक्टर हैं, वजीर सेहत भी हैं, बात हुई है, हमारी 3 मीटिंग्स हुई उनके साथ, उन्होंने इस चीज को छोटी दिलाई। देखिए छोटी सब दिलाते हैं, मैं फिर ये कहता हूँ कि हम किसी को क्या कर सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं ना, और वो कन्विंस हो भी जाते हैं। कन्विंस हो भी जाते हैं जब टेबल पर बैठ के वो इस चीज से कन्विंस हैं कि आपकी जो बात है राइट है, ठीक है, तो फिर हम और आप क्या कर सकते हैं? आपको क्या लगता है क्या वजह? मैं तो नाम ही दे दिया कि इस पे कुछ साया है, जिन्नात का साया हमारे सिस्टम के ऊपर, कि ये हरकत तेज, आपने एक चीज हरकत तेजतर है। बेचना चाहते हैं मतलब क्या प्राइवेटाइज करना चाहते हैं सारे सिस्टम? बिल्कुल 100% प्राइवेटाइज करना चाह रहे हैं। ये पिछले गवर्नमेंट का एजेंडा भी था, इस गवर्नमेंट का एजेंडा भी है। आप देखें एमटीई क्या है, मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट क्या है, तमाम के तमाम हॉस्पिटल प्राइवेट लोगों के हवाले, जिसका मैंने जिक्र अपने इंट्रो में भी किया। वो बिल्कुल, तो वो सिस्टम देखें, अगर आपको ये कहें गवर्नमेंट कि ये सिस्टम बड़ा शानदार चल रहा है, आप बेचने देंगे? लेकिन डॉक्टर साहब नहीं बेचने देंगे, लेकिन जब आप वो कहेंगे कि सिस्टम स्टार्टेड, अभी तो इस पर कोई बात नहीं कर रहा, कोई नहीं कह रहा कि इसको हम इंप्लीमेंट करा देंगे और ये शुरू हो जाएगा। ये बिल्कुल इसकी कमेटीज बन रही हैं, जो आपने देखें कि जो डीएचए वो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज बनी हैं, उसके ऊपर काउंसलर्स को, पॉलिटिकल लोगों को ये वो टास्क दिया गया है कि वो डॉक्टर्स को जाके चेक करें। मकसद क्या है? अभी से पॉलिटिकल लोगों की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को लीगलाइज करना। ठीक है, आप देखेंगे हम यहाँ बैठे हुए हैं और बाहर से एक काउंसलर आप कह दे कि भी आप काम कैसा कर रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर एक सिस्टम है, अथॉरिटीज हैं जो आपको चेक कर रही हैं। लेकिन अगर बाहर से आम बंदा भी आपको चेक करना शुरू कर दे, सिस्टम तबाह हो जाएगा। हम प्रोफेशनल लोग हैं, हमें प्रोफेशनल लोग चेक कर सकते हैं, वो पूरा सिस्टम मौजूद है। चलें, लेकिन आपकी हेल्थ मिनिस्टर साहिबा तो प्रोफेशनल है ना, उनके चेक करने पर तो आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए। वो पॉलिटिशियन ये कैटेगरी किस तरह से डिसाइड होगी वो एक अलग कहानी है। बट मैं उस चीज पर आना चाहूंगी जो डॉक्टर कासिम ने बोला
कि हमें अफसोस है कि हमने सपोर्ट किया था इस पार्टी को, इतनी डिसअपॉइंटमेंट क्यों हो गई डॉक्टर्स को, और वो भी इतनी जल्दी? जहां बहुत ज्यादा उम्मीद हो ना, जब वहां से मायूसी हो ना, तो आप उतना ही ज्यादा डिप्रेशन में जाते हैं। डॉक्टर्स एक पढ़ा लिखा तबका था, वो समझते थे कि ये पढ़े लिखे लोग हैं और इनके साथ उम्मीद एक लगा ली थी डॉक्टर्स ने, और सिर्फ डॉक्टर्स ने नहीं, हर पढ़े लिखे बंदे ने। अब वो जो उम्मीद टूटी है और हम समझ रहे हैं कि चीजें स्टेटिक होने के बजाय नेगेटिविटी की तरफ जा रही हैं, चीजें डाउनफॉल है चीजों का, तो इतना ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर यही सिस्टम चलता रहा तो 4 से 5 साल बाद आपको हर तीसरा चौथा डॉक्टर पेशेंट मिलेगा, साइकेट्रिक पेशेंट मिलेगा, डिप्रेशन में मिलेगा आपको। तो डॉक्टर साहब, ये जो इतने प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ऑब्वियसली ये 48 डॉक्टर्स जो हैं, इनका क्या आगे डिसीजन लिया जा रहा है? क्योंकि अभी तो नोटिफिकेशन भी हो गया, इस्तीफा भी मंजूर हो गया, तो फिर ये करेंगे क्या? फिर आपकी कोई मीटिंग हुई है कि वापस इनको रीइंस्टेट करवाया जाए? हम लोगों की बिल्कुल, देखिए वो आने नहीं चाह रहे, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, हमारी 50% फीमेल्स हैं। अब कोरोना के अंदर इन्होंने क्या किया कि डर्मा की जो डॉक्टर्स हैं और न्यूरोसर्जरी जो इररेलेवेंट फील्ड है, उन डॉक्टर्स को उठा के कोरोना में लगा दिया। अब वो 5-5, 6-6 साल से सब स्पेशलिटी के अंदर हैं। अब उनको कोरोना के पेशेंट को चेक करने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप क्या करना चाहते हैं? आप उनको भी मारना चाहते हैं, आप पेशेंट को भी मारना चाहते हैं। हॉस्पिटल के अंदर 12 रेजिग्नेशन इकट्ठे मैंने वापस कराए। मैंने कहा इस पैंडेमिक के अंदर हम ये रेजिग्नेशन नहीं देंगे। हम किसी भी यहाँ पर आपको भी तो समझने की जरूरत है, कोरोना के ट्रीटमेंट का एक्सपीरियंस दुनिया में किसी को नहीं है, क्योंकि एक नई चीज है। तो जिसकी जहां पर पोस्टिंग हो रही है या जिसको जहां पर रखा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अकोमोडेट तो करना पड़ेगा। एक सोल्जर कभी ये नहीं कहेगा कि मैं बॉर्डर पर जाकर नहीं लड़ सकता क्योंकि मैंने कहीं लड़ा नहीं है। एक आर्टिलरी वाला या एक इंजीनियर सोल्जर होता है ना, एक इंजीनियर सोल्जर है, उसका एक अपनी स्पेसिफिकेशन होती है, एक आर्टिलरी वाला अपनी होती है, एक एयरफोर्स वाला अपनी होती है। कंप्लीटली एग्रीड, बट व्हेन इट्स पेंडेमिक एंड नोबडी नोज व्हाट्स गोइंग ऑन, तो फिर सबको अपना रोल प्ले करना है। ये तो वॉलंटियर्स मांग रहे थे, आपको ये भी याद होगा, पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ प्रोविंसेस की गवर्नमेंट्स भी, और ये भी कि हम तो चाहते हैं कि लोग आके वॉलंटियर करें। वॉलंटियर्स मांगे जाते हैं, वो पेशेंट चेक करने के लिए नहीं मांगे जाते, और बहुत ज्यादा हॉस्पिटल के अंदर काम होता है, पेशेंट की ट्रांसफर होती है, पेशेंट की गाइडेंस होती है, पेशेंट की वो असिस्टेंस होती है, वो और चीज होती है। दूसरी चीज, चाहे कोरोना का पेशेंट हो, चाहे कोई भी पेशेंट हो, एक सीपीआर होता है, एक प्रॉपर कुछ बेसलाइंस होती हैं। लेकिन कि 5 साल मैंने सीपीआर नहीं किया, 5 साल से मैं बेसिक मेडिसिन से अलग अब बताएं कि सारे मामले देख रहा हूं, ये आपकी बात पॉइंट आ गया, लेकिन अब बताएं कि आगे क्या प्लान है? आपके मुतालबा तो अभी तक कोई चांस नजर नहीं आ रहा, आगे क्या करेंगे? इस तरह से डॉक्टर्स करते रहे तो ये कोरोना क्राइसिस में आप लोग एहतजाज भी कर रहे हैं, इस्तीफे भी दे रहे हैं, साथ आप कहते हैं कि हम पूरा हुकूमत के साथ हैं, हम लोगों के साथ हैं, तो एहतजाज भी हो रहा है, इस्तीफे भी दे रहे हैं, तो फिर ये तो पैंडेमिक के साथ बिल्कुल नहीं, इस मामले में कोरोना के लिए, पैंडेमिक के अंदर हम अवाम के साथ जी, अवाम को नहीं छोड़ेंगे, हुकूमत के साथ। तो अवाम को छोड़े ना, ये इस्तीफे जो दे दिए आपने, इसको हम ये बर्डन हम भी अच्छा, जो रह गए हैं बर्डन बढ़ रहा है उनके ऊपर। लास्ट लाइन, वन लाइनर नहीं आपके मुतालिबात माने जाते तो क्या होगा? लेकिन ये तो पुश किया जा रहा है ना फिर, कि हम वही सूरत अपनाएं जिसमें आप भी हम सब लोगों को बुरा भला कहते हैं, फिर हॉस्पिटल्स बंद कर दिए, ये मैस रेजिग्नेशन। आई थिंक दैट्स कि आप उस तरफ जा नहीं रहे, और नहीं जाना भी चाहिए, क्योंकि आवाम सफ़र करती है, गवर्नमेंट शायद उस तरह से डायरेक्टली सफ़र नहीं करती है इस पर। बट आई रियली होप कि आप लोगों के मुतालिबात सुने भी जाएं, ना सिर्फ सुने जाएं बल्कि उन पर एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशंस भी हों, आपसे मुज़ाकरात किए जाएं, कुछ आपकी मानी जाए, कुछ अपनी मनवाई जाए। तो ये गवर्नमेंट से ऑफर मांगी थी कि आप जब हमारे साथ मुज़ाकरात करें तो आप न्यूट्रल लोगों को साथ बिठा लें, चाहे वो मीडिया के लोग, ताकि वो देखें कि हम कर क्या रहे हैं, हम बात क्या कर रहे हैं। आई होप इट हैपेंस सून, और जल्द ही कुछ इसका नतीजा भी निकले। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर कमिंग इन। थैंक यू डॉक्टर साहब, और हम उम्मीद करते हैं कि ये तमाम मामला सही हों, क्योंकि आवाम जो है वो परेशान है, और इस तरह से नहीं होना चाहिए कि डॉक्टर्स अगर तैयार नहीं हैं इलाज करने के लिए, क्योंकि उनके मामलात और हैं, तो उस तरह से फिर क्या होता है कि लोग मजीद परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा अबू सर, इसी के साथ मैं थोड़ा सा ना, मुझे लग रहा है कि इन्वायरमेंट थोड़ा टेंस हो गया, तो मैं एक लाइटर न्यूज़ ऐड करना चाहूँगी। मैं कल एक वीडियो देख रही थी, मुझे इतनी क्यूट लगी, मुझे वैसे ही गुलहरियाँ बहुत पसंद हैं, और बहुत लोग जो हैं वो इस क्यूट सी क्रिएचर से बड़े फ़ैन भी हो जाते हैं। बट कभी आपने उसको खाते हुए सुना है, देखा है? बल्कि मेरे ख्याल में जो इस तरह की अगर कोई वीडियो हो तो वो वाकई बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि इतने करीब से ना खाते ना बात करते, ना उनको आपस में कुछ खाते पीते, कोई उनकी सुनते हुए उनकी जो ऑडियो होती है वो हमने तो कभी इतने करीब से सुनी नहीं है, तो वो आपको सिखा देते हैं वीडियो अबूजर। और वो ये 3-4 गुलहरियाँ बहुत छोटी छोटी बेबीज थी, और फिर BBC की एक रिप्रेजेंटेटिव ने उसको बाकायदा माइक्रोफोन्स लगा के रिकॉर्ड किया, ना सिर्फ खाते हुए बल्कि उनकी आवाज़ भी हम सुन सकते हैं। और जो एनिमल डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं वो वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं, क्योंकि इनके बहुत करीब जाके ये वीडियोस बनानी पड़ती हैं, और उनको मालूम नहीं होता कि हमारी वीडियो बन रही है, और अब अगर वो खुद देख पाती तो वो ज़्यादा एंजॉय करती। डैनी जिसने ये वीडियो बनाई, करीबन उन्होंने कहा कि मैंने 100 घंटे इन गुलहरियों के साथ गुजारे। ज़बरदस्त जी, एंड इट वाज अ क्यूट वीडियो, मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए। अभी ब्रेक लेनी है, फिर हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए।
मुबारक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन। आज के दिन की मुनासबत से एक और वजह भी है इस दिन को याद रखने के लिए, और वो है आज बुरहान वानी की बरसी है। बुरहान वानी वो नाम, वो तहरीक जिसको शहीद किया गया कश्मीर की जद्दोजहद में, कश्मीर की तहरीक में, और आज मकबूजा जम्मू कश्मीर में इस दिन की मुनासबत से यौम तजदीद अहद जो है वो भी मनाया जा रहा है। बिल्कुल मेरे ख्याल में बुरहान वानी ने जो तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से जो जिस तरह से कोशिशें की हैं उसकी वजह से दोबारा से जान पड़ गई थी कश्मीर की आज़ादी के लिए, क्योंकि दरमियान में थोड़ा अरसा ऐसा गुजरा था जब कश्मीर की आज़ादी के लिए उस तरह से फाइट नहीं की गई थी विद इन कश्मीर जो उनके तमाम रहने वाले थे। लेकिन बुरहान वानी जब कोशिश करते रहे, भरपूर उन्होंने हिज़्बुल मुजाहिदीन से इनका ताल्लुक था, और इनको कहा जाता है चे गुवेरा, जो कि क्यूबा के चे गुवेरा थे, जिन्होंने एक सोशल एक्टिविस्ट थे और भरपूर उन्होंने भी कोशिश की थी क्यूबा में आज़ादी के लिए। तो बुरहान वानी का ताल्लुक उनसे जोड़ा जाता है, मतलब इतने ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने अपनी इस तहरीक को लेकर आगे गए। लेकिन हुआ फिर वही अफसोसनाक रवैया भारत के जानिब से। भारत ने क्या किया कि इनको शहीद कर दिया, और जब इनका जनाजा था सिमल, कर्फ्यू के दिनों में भी इनका कश्मीर की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा पढ़ा गया। और आज भी अगर बुरहान वानी का नाम हम कहेंगे कि दोबारा से जो कश्मीर की रिवाइवल है इस बात के लिए कि आज़ादी के लिए जंग लड़ी जाती है, वो बुरहान वानी के नाम से ही मंसूब है। बिल्कुल, बुरहान वानी का नाम हमेशा जिंदा रहेगा। शहीद जिंदा होते हैं, ये हमारा ईमान है, और ये नाम जो है वो इंडियंस को डराने के लिए ही काफ़ी है। ये हमारे हीरो हैं और हमेशा रहेंगे भी। इन्हीं की तहरीक को आगे लेकर चलेंगे, और इंशाल्लाह कश्मीरी बहन भाइयों को एक दिन आज़ादी ज़रूर मिलेगी। इस हवाले से मिशान मलिक साहिबा, जो कि रहनुमा कश्मीरी रहनुमा की अहलिया भी हैं, यासिन मलिक की, और ख़ुद भी काफ़ी मुतहरिक रहती हैं, उन्होंने एक मैसेज भेजा है, वो आपको सुनाती हैं। ये शोला ना दब जाए, ये आग ना सो जाए, फिर सामने है मंजिल, ऐसा ना हो जाए। है वक्त यही यारों, जो होना है हो जाए, इन जंग परस्तों से सारा जहां है भरम, कश्मीर की वादी में लहरा के रहेंगे परचम। आज बुरहान वानी शहीद की चौथी मार्टरडम एनिवर्सरी है। ये मेरा छोटा सा ट्रिब्यूट है उनकी कुर्बानी और शहादत के लिए, और मैं दुआ करती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इन शहीदों की कुर्बानियों से जो तारीख़ लिखी है कश्मीर की हक़ खुदरादियत की, वो रंग लाएगी। आमीन सुमामीन। आमीन सुमामीन। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जल्द कश्मीर को आज़ादी मिलेगी, और एक जो भी कश्मीरी चाहते हैं उनके हक़ में वो यूएन जो है वो जागेगी, पूरी दुनिया जागेगी, और ये फैसला जल्द कर देगी। एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड, पाकिस्तान में जैसे कि हम हमेशा कहते हैं सिमरन, बहुत टैलेंट है, रॉ टैलेंट इतना ज़्यादा है कि आप पाकिस्तान के किसी कोने में चले जाएं, वहाँ पर लोग इतने ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं, टैलेंटेड लोग हैं, चाहे वो मौसीकी से ताल्लुक़ हो या फिर आर्टिस्ट वैसे हों, कोई डिज़ाइनर हो। और उसके बाद अगर सिर्फ एक चीज़ होनी चाहिए, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, अगर उनकी फ़ाइन ट्यूनिंग कर दी जाए, उनको अगर आप किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पर लेकर आएँ तो पाकिस्तान का नाम बहुत रोशन कर सकते हैं। बिल्कुल सही, क्रिएटिविटी तो कहीं कम नहीं होती, और ये तख्लीक कारी जो है ये नेचुरल होती है, लेकिन अगर आप इसको पॉलिश कर लें, इसको आगे लेकर चलें, तो वो फिर कहते हैं ना स्काई इज द लिमिट, और आप अपना नाम बनाने में बड़ा मार्का भी बनाते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में आज हमारे साथ वर्चुअल लिंक के जरिए एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जो स्क्रैप से भी इतनी ज़बरदस्त चीज़ें बना लेते हैं कि मैं जब उनका लूप देख रही थी अबूज़र, मैं हैरान हो रही थी। आपको पता है ये चम्मच से बना हुआ है, साइकिल का जो एक पूरा वो बनाया हुआ है उसका मंजर, मतलब आप देखिए ये पूरी वो चीज़ें हैं जो हम ज़ाया कर देते हैं, हम फेंक देते हैं, और उन्होंने उसी में क्रिएटिविटी दिखाई। आसमान से बातें करते हैं जब ऐसी स्काई इज द लिमिट, तो इन्होंने भी ये कोशिश की थी जहाज उड़ाने की। इन्होंने स्क्रैप से जहाज बनाया, और किस तरह बनाया कि अपने गाँव के जब इन्होंने कोशिश की उड़ाने की, तो फिर सारे गाँव के उनके अहल खाना जो बहन भाई थे, रिश्तेदार थे, वो परेशान हो गए, कहते रहे वापस आ जाओ, कोई हादसा ना हो जाए। लेकिन जी हौसला था, हिम्मत थी, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और ज़बरदस्त तरीके से ये इनका जो आर्ट है, फ्लोटिंग आर्ट भी करते हैं, और एग्जीबिशन में भी ये पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो अब इनका नाम आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ भी आ रहा है कि ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं। नसीम यूसुफ से हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। नसीम साहब, आपको आवाज़ आ रही है? अभी आपकी आवाज़ आ रही है सर? जी नसीम साहब, कितने क्रिएटिव हैं आप माशाल्लाह। आपकी चीज़ें हम देख भी रहे थे, और स्क्रैप में से इतनी, मतलब वो चीज़ें जो हम फेंक देते हैं उससे आपने इतनी ज़बरदस्त चीज़ें बना ली, कैसे शौक पैदा हुआ ये? थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मैं तो तकरीबन बचपन से ड्राइंग के साथ लगाव था,
ड्राइंग के साथ शौक है, करता था, पेंटिंग बनाता था ऑयल कलर में, वाटर कलर में, फिर स्कल्पचर क्ले से बना दिया, कैलीग्राफी की। आखिर में ये सोचा कि कोई ऐसा यूनिक सा मीडियम हो कि जिसमें किसी ने ज्यादा काम ना किया हो, तो मेटल आर्ट की तरफ सोचा कि ये करूं, लेकिन किससे करूं, ऐसे मटेरियल से करूं जो लोग फेंक लेते हैं, मतलब उनके काम का नहीं होता, वेस्ट मटेरियल होता है, उन्हीं मटेरियल को लेके मैं ये चीजें बनाता हूँ उससे। जबरदस्त। और शौक तो ड्राइंग के साथ शौक है, तो इसीलिए बस कर रहा हूँ सर। ज़बरदस्त। एक आपने ये इनोवेशंस आप करते हैं, और जो हम पढ़ रहे थे, देख रहे थे कि आपका सबसे बड़ा कारनामा है 1995 में यौम पाकिस्तान की परेड के लिए आपने फ्लोट बनाया था। वो फिर उसको बनाने के हवाले से बताइएगा, कैसे वो बना, फिर कैसे आप परेड तक पहुंचे और फिर रिस्पांस कैसा था? यहाँ पेशावर में एक न्यूज़पेपर में ऐड आया कि कोटेशन चाहिए फ्लोट बनाने जो कि KPK को प्रेजेंट करे जी। कुछ अर्सा पहले की बात है ये। तो मैंने कोटेशन दे दिया सेक्रेटरीट में, उन्होंने और लोगों से भी दिए होंगे, तो मेरा एक्सेप्ट हुआ और मुझे कहा कि आप बना लो। फिर मैंने एक बड़ी लंबी सी वो 22 व्हीलर जो गाड़ी होती है उसको हायर किया, और उसके ऊपर मैंने KPK प्रेजेंट किया, मतलब ये कि एक आदमी पठान बनाया, फिर उसके बाद इस्लामिया कॉलेज बनाया, कुरबेला डैम बनाया था, और इसी तरह से जमरोद किला बनाया था। फिर ये सारे 3D में बना के बहुत लंबे, मतलब लंबाई काफी ज्यादा था, 70 बिल्कुल बिल्कुल। और पता है हाइट तकरीबन ये आपकी क्रिएटिविटी ही थी कि आपने तमाम चीज़ों को बेहतर तौर पर देखा, क्योंकि 3D डायमेंशंस में कोई भी स्ट्रक्चर बिल्टअप करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, बड़ी टेक्निकलिटीज होती हैं। अच्छा, अभी हम आपके पूरे प्रोडक्ट्स में ये जो पूरी आपने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें बनाई हैं, उसमें एक पोर्ट्रेट टाइप इमरान खान साहब की देख रहे हैं, वो किस चीज से आपने बनाई? और लगता है कि बड़े फैन हैं आप, और अभी भी हैं क्या? की हुकूमत कैसी लग रही है फिर आपको? हम तो न्यूट्रल किस्म के लोग हैं, आर्टिस्ट है ना, तो हमें तो हर चीज और हर बंदा अच्छा लगता है, हर एक्टिविटी भी अच्छी लगती है, क्योंकि उससे हम ऑब्जर्व करते हैं, कोई आइडिया ले लेते हैं जी। तो उस वक्त जहन में आया कि एक पोर्ट्रेट बनानी है, तो इमरान खान साहब की कुछ ज्यादा खबरें वगैरह चल रही थी रेडियो वगैरह में और प्रिंट मीडिया पे, तो उसी से उस वक्त मुतासिर हो गई। मैंने कहा कि चलो एक पोर्ट्रेट बना दो। बनाई कब थी आपने? किससे बनाऊं? ये मैंने सिक्के कलेक्ट कर लिए, ये जो पाकिस्तानी रुपए है इसको जमा किया, और 800 रुपए मैंने जमा किया, लगा दिया, और उसी का पिक्चर मैंने बनाया। अच्छा नसीम साहब, ऑब्वियसली पोर्ट्रेट बड़ी ज़बरदस्त है। एक और बड़ी आपकी ज़बरदस्त इनोवेशन है, 2001 में आपने बनाई थी, कबाड़ के साथ बनाया हवाई जहाज़। वो कैसे बना लिया? यहाँ तो बड़ी बड़ी कंपनीज हवाई जहाज़ नहीं सही तरह बना पाती, आपने हवाई जहाज़ बनाया, उड़ा भी लिया, फिर वापस भी अपनी मर्जी से आ गए आप। वो भी ऐसी ही बात थी कि जहन में आया कि जहाज बनाऊं, तो एक इंजन ले लिया कबाड़ से, आम सा इंजन था, तकरीबन 6000 रुपए पे मुझे मिला था, वो सुजुकी का इंजन था। उसको इस तरह से फ्रेम बनाया, नीचे मैंने उसको फिट किया, फिर उसके प्रोपेलर बना दिया मैंने लकड़ी से पीछे लगाने के लिए, ताकि प्रेशर इससे बने, और ऊपर विंग बना दिए पैराशूट के कपड़े से, और एल्युमिनियम के पाइप लगा दिए, और उसको तैयार करके खुफिया तौर पे, ताकि घर वालों को भी ज्यादा पता ना हो, इधर के लोगों को भी अच्छा नहीं, फिर वो भी बताए ना, जब आपको घर वालों ने मना किया कि दोबारा इसको नहीं चलाना, कसम भी उठवा ली थी आपसे। हाँ बिल्कुल, बस वो एक साइड पे मैं ले गया था, काफी इधर पेशावर में है, दूर एक इलाका है, तो मतलब ऐसे गांव टाइप की जगह, वहाँ पे मैंने उसको फ्लाई किया, उड़ाया। फिर 2 दिन के बाद यहाँ पे पेशावर में कुछ और लोग थे, उनका एक्सीडेंट हुआ था, तो घर की तरफ से स्पेशल आर्मी की तरफ से आ गई। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगी, ये जो आपके पीछे बैकग्राउंड हम देख रहे हैं, ये पेंटिंग एक्चुअल प्रोडक्ट्स पड़ी हैं? ये जो पीछे चीजें पड़ी हैं, ये चीजें हैं या आपने 3D पेंटिंग की है? ये कुछ जो पड़ी है ये तो आप देखेंगे। अरे मुझे एक्चुअली लग रहा था कि शायद ये पेंटिंग है, लेकिन ये मोटरसाइकिल है। क्या कहने, जबरदस्त है, टैलेंटेड आदमी माशाल्लाह। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मोटरसाइकिल यूज बेयरिंग है, यूज बेयरिंग है, और इस किस्म की टैंकी मैंने मेटल से बनाई है, लोहे से हैंडल बनाया, बिल्कुल मोटरसाइकिल का। क्या बात है, क्या बात है। स्प्रिंग होता है,
स्टैंड आगे पीछे होता है ये इसका, और इस तरह से एक मुर्गा हो सकता है आपकी इस मोटरसाइकिल की जरूरत पड़ जाए अगर पेट्रोल मजीद महंगा हो गया तो फिर लोग कहेंगे ये वाली मोटरसाइकिल बना लेते हैं और लोग आपसे सीखना भी। ये मुर्गा बनाने का क्या वजह थी, ये किससे इंस्पायर हुए आप? अरे जबरदस्त। किसी से तो इंस्पायर होने की बात तो नहीं है सर, असल में ये है कि आर्टिस्ट ऐसा होता है कि वो तो किसी वक्त कुछ भी बना लेता है, कुछ भी बना लेता है। मैं भी ऐसे ही अपने इस छोटे से स्टूडियो में अगर बैठा हूँ तो कुछ ख्याल आ जाता है कि क्या बनाना है, तो मेरे लिए कोई पाबंदी नहीं होती मेरे ज़हन। बिल्कुल कोई पाबंदी नहीं। आइडियाज बहुत सारे होते हैं। ये 2 नट पे मेरे पास है, देखिए इसको एक बाइक सा बनाया हुआ है, आपको नजर आ जाएगा। बेहतरीन नसीम साहब, जबरदस्त सैल्यूट टू योर परफॉर्मेंस। बेहतरीन, आप एक आर्टिस्ट हैं और हम उम्मीद करते हैं इसी तरह आप पाकिस्तानी खिदमत करते रहेंगे, नई नई चीज़ें बनाएंगे और इसी तरह जो खूबसूरत आपने चीज़ें बनाई हमें भी दिखाई हैं, और बस जहाज़ उड़ाने में आपने जो वादा किया वो पूरा कर लीजिएगा कि वो आप नहीं उड़ाएंगे, बाकी आप सब कुछ कीजिए क्योंकि स्काई इज द लिमिट। बेहतरीन काम करते रहिए, गुड लक। गुड लक, थैंक यू सो मच जी, आप हमारे साथ मौजूद थे। और दूसरी तरफ नाज़िन, आपको अब थोड़ा मौसम की अपडेट दे देते हैं। तो बहुत ज़्यादा है, कभी पंजाब वाले खुश होते हैं, कभी सिंध वाले खुश होते हैं, और सिंध से कल मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी कॉलीग्स हैं, मैं इवन सोशल मीडिया पर भी देख रही थी कि बड़ा खुश हो रहे थे कि बारिश हुई और बड़े अरसे बाद बारिश हुई, वो उसको एंजॉय कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जो टॉप ट्रेंड भी चला ट्विटर पे कि बारिश के बाद जो सड़कों की सूरत हाल हुई, वो ये देखें, ये वो मनाजिर थे बेचारे। फिर वो सफर करते रहे बारिश के बाद भी कि पानी सड़कों पर निकल आया। कुछ सड़कों पे तो डांसिंग फाउंटेन भी नजर आया वो समय, वो था वो गटर उबल रहे थे, पोश इलाके थे जहाँ पे ये सिचुएशन गटर उबल रहे थे। बारिश हुई, नज़ारे थे। हबीब खान हमारे साथ हैं, कराची से, उनसे बात करते हैं। अच्छा, अभी भी है तो फिर बताइएगा हबीब, मौसम इस वक्त कैसा है? कल जो मौसम था उसके बाद क्या हुआ? जी बिल्कुल अबूज़र, कराची का मौसम तो 2 दिन से बड़ा औसम है और आज भी मौसम का हाल बताने वालों ने जो है वो बारिश की पेशगोई कर रखी है। सुबह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है, लेकिन जहां शहर कायद के बासियों के लिए बारिश रहमत बन के आती है, वहीं जो हमारे बल्दियाती इदारे हैं उनकी कारकर्दगी के बायस ये बारिश जो है वो शहर कायद के बासियों के लिए जहमत बन जाती है। परसों की जो बारिश हुई जिसमें कराची में 43 मिलीमीटर तक जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में बारिश रिकॉर्ड की गई, उसके बाद शहर की जो सड़कें थी वो तालाब का मंजर पेश करने लगी और कई घंटे तक शहर के जो अहम मरकजी शाहरा है वहाँ पर शहरियों को बदतरीन ट्रैफिक जाम की सूरत हाल में जो है वो उसका नतीजे के तौर पे जो है वो भुगतना पड़ा। साथ ही साथ पोश इलाकों के अगर हवाले से बात करें तो हम नदी नालों की सफाई की वजह से जो इलाके होते हैं जो वहाँ पर तो परेशानी होती है, लेकिन इस बार डिफेंस के इलाके में कराची में बिलखुसूस हम बात करें फेज 6 की, तो वहाँ पे कुछ इस तरह की वीडियोस हमारे सामने देखने के लिए आई कि शहर की जो सूरत हाल थी वहाँ पे गटर का पानी उबलता हुआ दिखाई दे रहा है। बारिश के पानी के साथ ये भी कहा हुआ था कि मिलियंस बिलियंस के घरों के सामने डांसिंग फाउंटेन्स जो हैं वो नजर आए। तो अफसोस का मकाम तो ये है कि अगर बारिश इतने अरसे बाद होती है, लेकिन जब भी होती है सिस्टम चौक कर जाता है। सीवरेज सिस्टम की वजह से शाहराए फैसल का आप जिक्र कर रहे हैं, वन ऑफ द मेन रोड्स इन कराची, अगर वो ही गंदे पानी से भरी हुई होगी तो बेचारे लोग किधर जाएंगे? बिल्कुल, शाहराए फैसल जो है वो कराची का अहम शाहरा समझी जाती है। तमाम तर इलाकों से शाहरा को जो है वो आसानी से शहरी जो है अपने घरों को जाने के लिए इस रास्ते को इख्तियार करते हैं, लेकिन उस शाहरा पे जब गटर का पानी और साथ उसमें कई फुट तक जो है वो पानी खड़ा हुआ, क्योंकि फुटपाथ कई फीट तक पानी खड़ा रहता है। अभी बस वो तो पानी जो खड़ा है वो तो देख ही रहे हैं कराची वाले, लेकिन हमें यहाँ पर दिखा दीजिए कि इस वक्त नज़ारा कैसा है, मौसम कैसा है। थोड़ा सा कैमरा मूव कीजिए और दिखाइए इस वक्त मौसम कैसा है, हमारे नाज़रीन भी देख सकें। अभी अक्सर लाहौर वाले आपको तंग भी करते हैं और आपको भी कराते हैं जब यहाँ बारिश होती है। हबीब बिल्कुल सिमल, लेकिन आज आपका टाइम है, आज आपको भी जेलस कराएंगे। बिल्कुल मैं आपको अभी कराची के नज़ारे दिखाता हूँ। मेरा कैमरामैन सज्जाद है जो आपको आसमान की तरफ अभी नज़ारे दिखा रहा है। 100% क्लाउड कवर जो है वो कराची में इस वक्त है और कराची का जो मौसम है वो आज भी बड़ा ही औसम है। शहरियों के लिए एंजॉय करने के लिए इस दिन को जो है वो भरपूर तरीके से एंजॉय किया जा सकता है। महकमा मौसमियात ने आज भी शाम में जो है वो दिन के औकात में तेज़ बारिश की पेशगोई कर रखी है और मजीद जो है महकमा मौसमियात ने हवा इस वक्त बंद है क्योंकि हब्स की कैफियत है और इसी सबब जो है वो महकमा मौसमियात के कहना ये है कि आज जो है वो एक मजीद तेज़ बारिश जो कि हमने गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले देखी थी परसों, जिसमें 43 मिलीमीटर तक जो है वो शहर में बारिश रिकॉर्ड की गई। तो नज़ारे हसीन हैं, लेकिन बस हमारी कराची वालों की एक ही जो है वो इल्तिजा रहती है कि कराची के अगर बल्दियाती इदारे सही काम करें तो इस बारिश को जो है वो बड़ी खूबसूरती के साथ एंजॉय किया जा सकता है। यही है, बस सजाद से कहीं बस कर दें, हो गए हम जेलस। अब जो नज़ारे हमें दिखा रहे हैं ना
सारी घटनाओं के वो पाकिस्तान भर में देख रहे हैं लोग और कह रहे हैं कि अच्छा कराची वाले आज का दिन अच्छा गुजारेंगे अगर हवा चल जाए। वेल थैंक यू सो मच हबीब, आई होप आप मौसम एंजॉय करें, लेकिन उससे भी ज्यादा मैं उम्मीद करती हूँ कि के इलेक्ट्रिक बिजली ना भेजे, पानी ना जाए और सड़कों पर पानी खड़ा ना हो, तभी ये मौसम एंजॉय होता है, वरना नहीं। बिल्कुल सही बात है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।